हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर एच स्टोरीज 2.0 पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एच जी वेल्स का द इनविजिबल मैन। ये नावल 1897 में प्रकाशित हुआ था। और इसकी कहानी ये है कि इसमें एक वैज्ञानिक है जो ऑप्टिक्स और रिफ्रैक्शन यानी रोशनी और शीशों के व्यवहार का एक्सपर्ट है। और वो एक ऐसी खोज कर लेता है जिससे कि वो गायब हो सके। लेकिन गायब होने के बाद उसकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे तूफान आते हैं कि उसका जीवित रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या है इसके संघर्ष की कहानी, जानेंगे इस नावल के पहले भाग में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एच जी वेल्स का नावल द इनविजिबल मैन का पहला भाग। अध्याय 1। फरवरी की शुरुआत का वो एक बर्फीला दिन था। कड़ाके की ठंडी हवा और उस साल की आखिरी बर्फबारी के बीच वह अजनबी ब्रैम्बल हर्स्ट रेलवे स्टेशन से पैदल चलकर पहाड़ियों के रास्ते यहाँ पहुंचा। उसके भारी दस्ताने वाले हाथ में एक छोटा सा काला सूटकेस था। वो सिर से पाँव तक कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसकी हैट कि घेरे ने उसकी नाक की चमकदार नोक के अलावा चेहरे का सारा हिस्सा छिपा रखा था। उसके कंधों और छाती पर बर्फ़ की एक सफ़ेद परत जम गई थी, जो उसके बोझ को और बढ़ा रही थी। वह लगभग अधमरी हालत में कोच एंड हॉर्सेस सराय के भीतर लड़खड़ाते हुए घुसा और अपना सूटकेस पटक दिया। आग! वह चिल्लाया। इंसानियत के नाते मुझे एक कमरा और आग चाहिए। उसने बाहर के कमरे में ही अपने पैर पटके और खुद पर जमी बर्फ झाड़ी। फिर सौदा तय करने के लिए मिसेस हॉल के पीछे पीछे उनके अतिथि कक्ष की ओर चल दिया। बस इसी संक्षिप्त परिचय और मेज़ पर फेंके गए सोने के 2 सिक्कों के साथ उसने सराय में अपना ठिकाना बना लिया। मिसेस हॉल ने आग जलाई और उसे वहीं छोड़कर खुद अपने हाथों से उसके लिए भोजन तैयार करने चली गई। कड़ाके की ठंड में इपिंग जैसे गांव में किसी मेहमान का ठहरना किसी चमत्कार से कम न था। और वह भी ऐसा मेहमान जो मोल भाव न करे। मिसेस हॉल ने तय कर लिया था कि वह अपनी इस खुशकिस्मती की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। जब बेकन पकने लगा और उन्होंने अपनी सुस्त नौकरानी मिली को कुछ तीखी बातों से चुस्त कर दिया, तो वे मेज पोश प्लेटें और गिलास लेकर बैठक में पहुंची और बड़े सलीके से मेज सजाने लगी। हालांकि आग अब तेजी से जल रही थी, फिर भी उन्हें यह देखकर ताज्जुब हुआ कि उनके मेहमान ने अभी अपना हैट और कोट उतार कर नहीं रखा था। वह उनकी तरफ पीठ किए खड़ा खिड़की के बाहर आंगन में गिरती बर्फ को एकटक निहार रहा था। उसके दस्ताने वाले हाथ पीछे की ओर बंधे थे और वह गहराइयों में खोया हुआ सा लग रहा था। मिसेस हॉल ने देखा कि उसके कंधों पर जमी पिघलती बर्फ उनके कालीन पर टपक रही थी। सर, क्या मैं आपका हैट और कोट ले सकती हूँ? उन्होंने पूछा। इन्हें रसोई में ले जाकर अच्छी तरह सुखा दूंगी। नहीं, उसने बिना मुड़े ही जवाब दिया। मिसेस हॉल को लगा शायद उसने सुना नहीं। वो अपना सवाल दोहराने ही वाली थी कि वह अजनबी मुड़ा। उसने अपना सिर घुमाया और कंधे के ऊपर से उनकी ओर देखा। मैं इन्हें पहने रखने ही पसंद करूंगा, उसने बात पर जोर देते हुए कहा। मिसेस हॉल ने गौर किया कि उसने बड़े नीले चश्मे पहने थे जिनमें किनारे भी कांच लगे थे, और उसके कोट के कॉलर के ऊपर घनी गलमुच्छें थीं जिन्होंने उनके चेहरों और गालों को पूरी तरह ढका हुआ था। बहुत अच्छा सर, उन्होंने कहा। जैसी आपकी मर्जी। बस थोड़ी देर में कमरा और गर्म हो जाएगा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना चेहरा फिर से खिड़की की ओर फेर लिया। मिसेस हॉल को समझ आ गया कि फ़िलहाल बातचीत शुरू करने की उनकी कोशिशें बेकार हैं। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी मेज़ पर बाकी चीज़ें सजाईं और कमरे से बाहर निकल गईं। जब वह दोबारा लौटी तो वह अजनबी अब भी वहीं खड़ा था, किसी पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, कोट का कॉलर ऊपर चढ़ा था और उसकी टोपी का गीला घेरा नीचे की ओर झुका हुआ था, जिससे उसका चेहरा और कान पूरी तरह उजल थे। मिसेस हॉल ने अंडे और बेकन की तश्तरी मेज पर जोर से रखी और साधारण स्वड़ के बजाय कुछ ऊंची आवाज़ में कहा, सर आपका भोजन लग गया। शुक्रिया, उसने बिना मुड़े कहा। जब तक मिसेस हॉल दरवाज़ा बंद कर बाहर नहीं निकल गई, वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। पर जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, वह तेज़ी से मुड़ा और मेज़ की ओर झपटा। जब मिसेस हॉल वापस रसोई में बार के पीछे गईं तो उन्हें एक आवाज़ बार बार सुनाई दी, चर्क चर्क चर्क। ये चम्मच को प्याली में तेज़ी से घुमाने की आवाज़ थी। वो लड़की भी ना, उन्होंने खुद से कहा। देखो, मैं तो भूल ही गई थी कि सरसों यानी मस्टर्ड तैयार करनी है। उसकी सुस्ती की वजह से इतनी देर हो रही है। सरसों खुद तैयार करने के बाद उन्होंने मिली को उसको धीमी गति के लिए जमकर फटकार लगाई। मिसेस हॉल ने अकेले ही हैम और अंडे पकाए थे। मेज़ सजाई थी और सारे काम निपटा लिए थे। जबकि मिली, हैरानी की बात थी, सिर्फ सरसों बनाने में ही समय बर्बाद कर रही थी, और वह भी तब जब एक नया मेहमान आया हो जो यहाँ रुकना चाहता हो। आखिरकार उन्होंने सरसोंदानी भरी और उसे एक सुनहरी काली चाय की ट्रे पर सलीके से रखकर बैठक की ओर ले गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और तुरंत भीतर दाखिल हो गई। उनके अचानक अंदर आने से वह आगंतुक चौंक कर तेजी से हिला, जिससे मिसेस हॉल को मेज के नीचे गायब होती किसी सफ़ेद चीज़ की एक धुंधली सी झलक दिखाई दी। ऐसा लगा मानो वह ज़मीन से कुछ उठा रहा हो। उन्होंने सरसों का बर्तन मेज़ पर रखा और तभी उनकी नज़र मेहमान के कपड़ों पर पड़ी।
उसने अपना ओवरकोट और टोपी उतारकर आग के सामने एक कुर्सी पर रख दिए थे और उसके गीले जूतों की जोड़ी यानी फेंडर अंगीठी की लोहे की बाड़ पर रखी थी, जिससे लोहे पर जंग लगने का खतरा था। मिसेस हॉल दृढ़ता के साथ उन कपड़ों की ओर बढ़ी। सर, मुझे लगता है कि अब मुझे इन्हें सूखने के लिए ले ही जाना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट और अधिकारपूर्ण लहजे में कहा। टोपी यहीं रहने दो, मेहमान ने दबी हुई और कुछ अजीब आवाज़ में कहा। मिसेस हॉल ने मुड़कर देखा तो पाया कि उसने अपना सिर ऊपर उठाया था और वह बैठा हुआ उन्हें ही देख रहा था। एक पल के लिए वह हक्की बक्की रह गई। जो उन्होंने देखा उससे वह इतनी हैरान थी कि उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। उसने अपने चेहरे के निचले हिस्से पर एक सफ़ेद कपड़ा, वही नैपकिन जो वह अपने साथ लाया था, रख रखा था, जिससे उसका मुंह और जबड़ा पूरी तरह ढक गए थे। इसी वजह से उसकी आवाज़ इतनी दबी दबी से निकल रही थी। लेकिन मिसेस हॉल को इस बात से उतनी हैरानी नहीं हुई जितनी उस नज़ारे से जो ऊपर था। उसके नीले चश्मों के ऊपर उसका पूरा माथा सफ़ेद पट्टियों से लिपटा हुआ था। एक और पट्टी उसके कानों के ऊपर से गुजर रही थी, जिससे उसकी गुलाबी और नुकीली नाक के अलावा चेहरे का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। वह नाक पहले की तरह चमकदार और दमकती हुई दिख रही थी। उसने गहरे भूरे रंग की मखमली जैकेट पहनी थी, जिसका ऊंचा और काला लिनेन का कॉलर उसकी गर्दन के चारों ओर मुड़ा हुआ था। पट्टियों के बीच से उसके घने काले बाल अजीबोगरीब ढंग से बाहर झांक रहे थे, जो किसी सींग या पूंछ जैसे लग रहे थे। पट्टियों में लिपटा वह सिर मिसेस हॉल की कल्पना से इतना अलग और भयावह था कि वे जड़वत खड़ी रह गईं। अजनबी ने अपना नैपकिन चेहरे से नहीं हटाया। उसने अपने भूरे दस्ताने वाले हाथ से उसे चेहरे पर थामे रखा और अपने रहस्यमयी नीले चश्मों के पीछे से मिसेस हॉल को घूरता रहा। उसने उस सफ़ेद कपड़े के पीछे से ही बहुत स्पष्ट स्वर में दोहराया, टोपी यहीं छोड़ दो। मिसेस हॉल धीरे धीरे उस मानसिक सदमे से उबरने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कांपते हाथों से टोपी को वापस आग के पास वाली कुर्सी पर रख दिया। मुझे पता नहीं था सर, उन्होंने कहना शुरू किया, कि आप, पर वे शर्मिंदगी के कारण अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। शुक्रिया, उसने रूखेपन से कहा। उसकी नज़रें कभी मिसेस हॉल पर होती और कभी दरवाजे पर। सर, मैं इन्हें तुरंत सुखा देती हूँ, मिसेस हॉल ने कहा और उसके कपड़े लेकर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते हुए उन्होंने एक आखिरी बार उस पट्टीदार सिर और नीले चश्मों को देखा। रुमाल अब भी उसके चेहरे के सामने ही था। दरवाज़ा बंद करते समय उनके शरीर में एक सिरहन दौड़ गई और उनके चेहरे पर गहरी उलझन थी। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था, उन्होंने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। वे इतनी सुध-बुध खो बैठी थी कि रसोई में पहुंचकर मिली से ये पूछना भी भूल गई कि वो क्या कर रही है। इधर वह अजनबी बैठ गया और उनके दूर जाते कदमों की आहट सुनने लगा। नैपकिन हटाने से पहले उसने खिड़की की ओर एक संशय भरी नज़र डाली और खाना शुरू किया। एक निवाला लेने के बाद उसने फिर संदेह के साथ खिड़की को देखा। फिर वह उठा और नैपकिन हाथ में लिए कमरे के उस पार गया। उसने खिड़की के निचले हिस्से पर लगे मलमल के सफ़ेद पर्दे को ऊपर तक खींच दिया, ताकि कोई बाहर से न देख सके। अब कमरे में हल्का अंधेरा छा गया था। ये सब करने के बाद वह निश्चिंत होकर मेज़ पर लौटा और अपना भोजन करने लगा। उधर रसोई में मिसेस हॉल ने कहा, बेचारे का या तो कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ है या कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन। उन पट्टियों को देखकर तो मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया। मिसेस हॉल ने अंगीठी में थोड़ा और कोयला डाला, कपड़े सुखाने का स्टैंड खोला और उस पर यात्री का कोट फैला दिया। और वह चश्मा, हे भगवान, वो तो किसी इंसान से ज़्यादा किसी गोताखोर के हेलमेट जैसा लग रहा था। उन्होंने उसका मफलर स्टैंड के एक कोने पर टांगते हुए खुद से कहा, और वह हर समय अपने मुंह पर रुमाल रखे रहता है, उसी के पीछे से बात करता है, शायद उसके मुंह पर भी चोट लगी हो सकता है। तभी उन्हें कुछ याद आया और वे झटके से मुड़ी। अरे बाप रे, उन्होंने अचानक बात बदलती हुई आवाज़ लगाई, मिली, क्या तुमने अब तक आलू नहीं उबाले? जब मिसेस हॉल अजनबी की झूठी प्लेटें उठाने कमरे में गई तो उनका ये शक और गहरा हो गया कि दुर्घटना में उसके मुंह पर भी गहरी चोट लगी है। वह अजनबी उस वक्त पाइप पी रहा था और जब तक वे कमरे में रहीं उसने अपने चेहरे के निचले हिस्से पर लिपटे रेशमी मफलर को एक बार भी नहीं हटाया। यहाँ तक कि उसने पाइप के सिरा, माउथ पीस, अपने होठों से भी नहीं लगाया था। फिर भी ये कोई भूल नहीं थी, क्योंकि मिसेस हॉल ने देखा कि पाइप से धुआं निकल रहा था और उसके अंगार की चमक पट्टियों के पास ही थी। वह खिड़की के पर्दे की और पीट करके कोने में बैठा था। अब पेट भरा होने और आग की गर्मी मिलने के कारण वह पहले की तुलना में कुछ शांत लग रहा था। आग की रोशनी उसके बड़े चश्मों के शीशों से टकराकर एक अजीब सी लाल चमक पैदा कर रही थी, जो पहले नहीं दिखी थी। मेरा कुछ सामान ब्रैम्बल हर्स्ट स्टेशन पर रह गया, उसने कहा। उसने पूछा कि वह सामान यहाँ कैसे मंगवाया जा सकता है। जब मिसेज हॉल ने जवाब दिया तो उसने पट्टियों से बंधे अपने सिर को बड़ी विनम्रता से झुकाकर उनकी बात मानी। कल, उसने थोड़ा उतावलेपन से कहा, क्या इससे जल्दी सामान मंगाने का कोई और रास्ता नहीं है? और जब मिसेस हॉल ने नहीं में सिर हिलाया तो वह काफ़ी निराश दिखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो वहाँ जाकर सामान ला सके। मिसेस हॉल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सवालों के जवाब दिए
और बातों बातों में अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश की। पहाड़ी के किनारे वाली सड़क बड़ी ढलान वाली है सर। उन्होंने एक गाड़ी के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा। फिर मौका पाकर वे बोली, ठीक वहीं पिछले साल एक घोड़ा गाड़ी पलट गई थी। एक भले आदमी और उनके कोचमैन की मौत हो गई थी। हादसे सर बस पल भर में हो जाते हैं, है ना? लेकिन वह आगंतुक इतनी आसानी से बातों में आने वाला नहीं था। हाँ, होते हैं। उसने अपने मफलर के भीतर से कहा और अपने रहस्यमयी चश्मों के पीछे से चुपचाप उन्हें देखता रहा। लेकिन उन जख्मों को भरने में बहुत समय लगता है ना। मेरी बहन का बेटा टॉम खेत में गिरते समय दराती से उसका हाथ कट गया था। और हे भगवान, वो 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। आप यकीन नहीं करेंगे, तब से मुझे दराती से ही डर लगने लगा। उस अजनबी ने कहा, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ सकता हूँ। एक समय तो डॉक्टरों को लगा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसकी हालत इतनी खराब थी सर। तभी वह आगंतुक अचानक हंस पड़ा। एक ऐसी कर्कश और बेरुखी भरी हंसी जिसे उसने मानो बीच में ही दबा दिया। अच्छा, ऐसा था? उसने कहा। जी हाँ सर। और ये उन लोगों के लिए कोई हंसी की बात नहीं थी जिन्हें उसकी सेवा करनी पड़ी, जैसे मैंने की। मेरी बहन तो अपने छोटे बच्चों में ही फंसी रहती थी। रोज़ पट्टियाँ बांधना फिर खोलना बड़ा काम था। इसलिए सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहना चाहूँगी कि अजनबी ने अचानक उनकी बात काटते हुए कहा, क्या आप मुझे कुछ माचिस ला देंगी? मेरा पाइप बुझ गया। मिसेस हॉल की बातों का सिलसिला अचानक थम गया। उन्होंने जितनी सहानुभूति दिखाई थी उसके बदले में अजनबी का यह व्यवहार निश्चित रूप से रूखा और असभ्य था। उन्होंने एक पल के लिए उसे हैरानी से देखा, लेकिन तभी उन्हें मेज़ पर रखे सोने के वे 2 सिक्के याद आ गए। वे चुपचाप माचिस लेने चली गई। शुक्रिया। जैसे ही उन्होंने माचिस मेज़ पर रखी, उसने संक्षिप्त स्वर में कहा और तुरंत अपनी पीठ फेरकर खिड़की से बाहर देखने लगा। मिसेस हॉल के लिए यह बहुत निराशाजनक था। जाहिर था कि वह अजनबी अपने ऑपरेशन और पट्टियों के विषय पर काफ़ी संवेदनशील था और उस पर कोई बात नहीं करना चाहता था। हालांकि मिसेस हॉल ने फिर कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन अजनबी के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने उन्हें चिढ़ा दिया था। उस दोपहर बेचारी मिली को मिसेस हॉल के गुस्से का शिकार होना पड़ा। वह अजनबी शाम 4 बजे तक बिना किसी हलचल के बैठक में ही बैठा रहा। उस दौरान उसने बाहर निकलने या किसी और चीज़ का कोई बहाना नहीं बनाया। वह ज़्यादातर समय बिल्कुल शांत रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, वह आग की हल्की रोशनी में डूबा हुआ ऊँघ रहा है या शायद सिगरेट पी रहा है। एक दो बार अगर कोई दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश करता, तो उसे अंगारों की आवाज़ के बीच उस अजनबी की बुदबुदाहट सुनाई देती। करीब 5 मिनट तक वह कमरे में इधर उधर चहलकदमी करता हुआ भी सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद से ही कोई बहस कर रहा हो। फिर कमरे में कुर्सी के चरमराने की आवाज़ आई, जिससे पता चला कि वह दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। अध्याय 2। शाम के 4 बज चुके थे और बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया था। मिसेस हॉल जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटा रही थी कि अंदर जाकर मेहमान से चाय के बारे में पूछे। तभी घड़ी साज टेडी हैंफ्रे बार में दाखिल हुआ। हे भगवान, मिसेस हॉल, उसने कहा, पतले जूतों के लिए यह मौसम वाकई बेहद बेरहम है। बाहर बर्फ़ अब भी तेज़ी से गिर रही थी। मिसेस हॉल उसकी बात से सहमत हुई और फिर उनकी नज़र उसके औजारों वाले बैग पर पड़ी। मिस्टर टेडी, अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं, उन्होंने कहा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप बैठक वाली उस पुरानी घड़ी को एक बार देख लें। वो चल तो रही है और समय पर बजती भी है, लेकिन उसकी घंटे वाली सुई हमेशा 6 पर ही अटकी रहती है। मिसेस हॉल आगे आगे चलते हुए बैठक के दरवाजे तक पहुंची, उसे खटखटाया और भीतर दाखिल हो गई। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा कि मेहमान अंगीठी के सामने वाली कुर्सी पर बैठा शायद ऊँघ रहा था। उसका पट्टियों से लिपटा सिर एक ओर झुका हुआ था। कमरे में एकमात्र रोशनी अंगीठी की आग की लालिमा थी, जो अजनबी के चश्मे पर किसी रेलवे सिग्नल की तरह लाल चमक रही थी, जबकि उसका शेष चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मिसेस हॉल की आंखें बाहर के लैंप की रोशनी से चौंधियाई हुई थीं, इसलिए कमरे का दृश्य उन्हें धुंधला और लाल दिखाई दिया। पर एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे उस आदमी का मुंह बहुत बड़ा और खुला हुआ है, एक विशाल और अविश्वसनीय गुफा जैसा मुंह, जिसने उसके चेहरे के निचले भाग को निगल लिया। ये एक पल का भ्रम था। सफ़ेद पट्टियों में लिपटा सिर, डरावनी गोल आंखें और नीचे वह विशाल जमाई। फिर वह अजनबी हिला, कुर्सी पर सीधा हुआ और अपना हाथ ऊपर उठाया। मिसेस हॉल ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया, जिससे रोशनी अंदर आई और नज़ारा साफ हो गया। मफलर अब उसके चेहरे पर ठीक वैसे ही बंधा था जैसे पहले उसने नैपकिन पकड़ा हुआ था। मिसेस हॉल को लगा कि शायद परछाइयों ने उसकी आंखों को धोखा दिया था। सर, क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर यह आदमी आपकी घड़ी देखने के लिए अंदर आए? मिसेस हॉल ने उस क्षणिक सदमे से उबरते हुए पूछा। घड़ी देखना? उसने ऊँघते अंदाज में अपनी कलाई के ऊपर से देखते हुए कहा, और फिर अचानक पूरी तरह सचेत होकर बोला, ज़रूर। मिसेस हॉल लैंप लेने चली गई। अजनबी उठा और उसने अपनी देह को फैलाते हुए अंगड़ाई ली। जैसे ही रोशनी हुई,
मिस्टर टेडी हेनफ्रे भीतर आए और पट्टियों में लिपटे उस अजनबी को देखा। बाद में हेनफ्रे ने बताया कि वे उसे देखकर स्तब्ध रह गए थे। शुभ दोपहर, अजनबी ने उन्हें देखते हुए कहा, मतलब गुड आफ्टरनून। हेनफ्रे को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह काला चश्मा उन्हें किसी लॉबस्टर यानी झींगा मछली की आंखों की तरह घूर रहा हो। मिस्टर हेनफ्रे ने हिचकिचाते हुए कहा, उम्मीद है कि मेरे आने से आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं, अजनबी ने कहा। फिर मिसेस हॉल की ओर मुड़ते हुए बोला, हालांकि मुझे बताया गया था कि यह कमरा विशेष रूप से मेरे निजी उपयोग के लिए है। मिसेस हॉल ने सफाई देते हुए कहा, मुझे लगा सर कि आप घड़ी ठीक कराना पसंद करेंगे। बेशक, अजनबी ने बात काटते हुए कहा, बेशक, लेकिन आम तौर पर मुझे अकेले रहना और शांति पसंद है। फिर हैनफ्रे के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर उसने बात संभाली, लेकिन घड़ी ठीक हो जाने से मुझे वाकई बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी। मिस्टर हैनफ्रे, जो पहले वहाँ से निकल जाने का मन बना चुके थे, इस आश्वासन से थोड़े शांत हुए। वह अजनबी चिमनी की ओर पीट करके खड़ा हो गया और अपने हाथ पीछे कर लिए। और हाँ, उसने कहा, जब घड़ी की मरम्मत पूरी हो जाए तो मैं चाय लेना चाहूँगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक काम पूरा ना हो जाए। मिसेस हॉल कमरे से निकलने ही वाली थी। इस बार उन्होंने अपनी तरफ से बातचीत शुरू करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे मिस्टर हैनफ्रे के सामने फिर से अपमानित नहीं होना चाहती थी। तभी उनके मेहमान ने अचानक उनसे पूछा कि क्या उन्होंने ब्रम्बल हर्स्ट से उनके बक्से मंगवाने का कोई इंतज़ाम किया है। उन्होंने बताया कि उनकी डाकिया यानी कैरियर से बात हो गई है, वो उन्हें कल कल ले आएगा। क्या आपको यकीन है कि इससे पहले वे नहीं आ सकते? अजनबी ने पूछा। मिसेस हॉल ने बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया कि यही सबसे तेज़ तरीका है। तभी अजनबी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे आपको ये स्पष्ट कर देना चाहिए, जो मैं पहले ठंड और थकान के कारण नहीं बता सका, कि मैं वास्तव में एक प्रायोगिक शोधकर्ता यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर हूँ। ओह जी हाँ सर, मिसेस हॉल ने काफ़ी प्रभावित होते हुए कहा, और मेरे सामान में बहुत से वैज्ञानिक उपकरण और यंत्र शामिल हैं। उसने आगे कहा, ये तो वाकई बहुत कीमती और उपयोगी चीज़ें होंगी सर। मिसेस हॉल बोली, और स्वाभाविक है कि मैं अपनी जांच पड़ताल और शोध को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बिल्कुल साहब, क्यों नहीं। अजनबी ने कुछ सोच विचार करने के बाद बात आगे बढ़ाई। मेरे एपिंग आने का मुख्य कारण एकांत की चाहत थी। मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई भी दखल दे। इसके अलावा काम के बीच ही मेरे साथ एक दुर्घटना भी हुई थी। मिसेस हॉल ने मनी मन सोचा, मुझे तो पहले ही ऐसा लगा था। अजनबी बोला, और इसी वजह से मुझे कुछ समय के लिए एकांतवास करना पड़ता है। मेरी आंखें कभी कभी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उनमें इतना दर्द होता है कि मुझे घंटों तक खुद को अंधेरे कमरे में बंद रखना पड़ता है, कभी कभी तो कई दिनों तक। हालांकि फ़िलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसे समय में ज़रा सी भी अशांति या किसी अजनबी का कमरे में आना मेरे लिए असहनीय पीड़ा का कारण बन जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि इन बातों को पहले ही समझ लिया जाए। ज़रूर सर, मिसेस हॉल ने कहा, और अगर मैं इतनी हिम्मत कर सकूं कि पूछूं, मुझे लगता है फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अजनबी ने उसी शांत, अटल और निर्णायक लहजे में कहा जैसे वह जब चाहे अपना सकता था। मिसेस हॉल ने अपना सवाल और सहानुभूति किसी बेहतर मौके के लिए बचाकर रख ली और कमरे से बाहर निकल गई। मिसेस हॉल के बाहर जाने के बाद वह अजनबी वहीं अंगीठी के पास खड़ा रहा और घड़ी सास को एक तक घूरता रहा। मिस्टर हेनफ्रे ने न केवल घड़ी की सुइयां और डायल निकाला, बल्कि उसके पुर्जे भी अलग अलग कर दिए। वे जानबूझकर अपनी गति धीमी रख रहे थे ताकि वहां रुकने का बहाना मिल सके। लैंप की तेज़ रोशनी उनके औजारों और घड़ी के पहियों पर पड़ रही थी, जबकि कमरे का बाकी हिस्सा अंधेरे में डूबा था। स्वभाव से जिज्ञासु होने के कारण हैनफ्रे ने घड़ी के वे पुर्जे भी खोल दिए थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, बस इसलिए ताकि वे थोड़ी देर और रुक सके और शायद अजनबी से कोई बात उगलवा सके। लेकिन वह अजनबी पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप और अडिग खड़ा रहा। उसकी यह खामोशी हैनफ्रे को चुभने लगी। कमरे में एक अजीब सा अकेलापन महसूस कर जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें पट्टियों में लिपटा हुआ सिर और वे बड़े बड़े नीले लेंस अपनी ओर टकटकी लगाए घूरते हुए मिले। हेनफ्रे को यह दृश्य इतना डरावना और अजीब लगा कि एक मिनट तक वे दोनों बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखते रहे। फिर असहज होकर हेनफ्रे ने अपनी नज़रें नीचे झुका लीं। माहौल को हल्का करने के लिए हेनफ्रे कुछ कहना चाहते थे। क्या वे मौसम के बारे में बात शुरू करें? उन्होंने ऊपर देखा, मानो निशाना साधने को तैयार हो। मौसम, उन्होंने कहना शुरू ही किया था, तुम अपना काम खत्म करके यहाँ से चलते क्यों नहीं बनते? उस कठोर आकृति ने दबे हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हें बस सुई को उसकी धुरी पर ठीक करना है। तुम यहाँ सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हो, बेकार की हरकतें कर रहे हो। जी ज़रूर सर, बस एक मिनट और, मैं ज़रा भूल गया था। हैनफ्रे ने घबराते हुए अपना काम निपटा और वहाँ से खिसक लिए, लेकिन वह बुरी तरह चिड़े हुए थे। पिघलती बर्फ में चलते हुए हैनफ्रे ने मनी मन बुधवाया, भाड़ में जाए, क्या आप कोई अपनी घड़ी भी नहीं देख सकता? और फिर उनके मन में विचार आया, क्या कोई तुम्हें देख भी नहीं सकता, बदसूरत कहीं का। और फिर एक शक ने जन्म लिया, कुछ तो गड़बड़ है। अगर पुलिस तुम्हें ढूंढती रही होती तो भी तुम इससे ज़्यादा पट्टियों में नहीं लिपटे होते। तभी सड़क के कोने पर उन्हें मिस्टर हॉल मिले, लेकिन हाल ही में
कोच एंड हॉर्सेस की मालकिन से शादी की थी और कभी कभी गाड़ी से सिटर ब्रिज तक सामान पहुंचाया करते थे। हॉल की ड्राइविंग देखकर लग रहा था कि वे सिटर ब्रिज के किसी मैखाने में रुक कर आए थे। कैसे हो डैडी? हॉल ने पास से गुजरते हुए आवाज़ दी। तुम्हारे घर में तो कोई बहुत ही अजीब चीज़ आकर रुकी है, डैडी ने रुकते हुए कहा। हॉल ने उत्सुकता में अपनी गाड़ी रोकी। क्या मतलब, क्या हुआ? डैडी बोला, एक बहुत ही रहस्यमय और अजीब दिखने वाला ग्राहक कोच एंड हॉर्सेज में ठहरा है। हे भगवान, मैंने आज तक वैसा कुछ नहीं देखा। इसके बाद डैडी ने हॉल को अपने विचित्र मेहमान का विस्तृत वर्णन दिया। ये तो किसी भेष जैसा लगता है ना। अगर वो मेरे यहाँ ठहरने आता तो मैं उसका चेहरा देखे बिना उसे अंदर ना घुसने देता, हैंनफ्रे ने उकसाते हुए कहा। लेकिन औरतें अजनबियों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हैं। उसने तुम्हारे कमरे किराए पर ले लिए हैं और तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता, हॉल? ऐसा कैसे हो सकता है? हॉल ने कहा, जो स्वभाव से थोड़े सुस्त और भारी व्यक्ति थे। सच कह रहा हूँ, टैडी ने बात जारी रखी। हफ्ते भर का सौदा हुआ है। अब वह जो कोई भी हो, एक हफ्ते से पहले तुम उसे निकाल नहीं पाओगे। और वो कहता है कि कल उसका बहुत सारा सामान आ रहा है। उम्मीद करो हॉल कि उन बक्सों में से पत्थर ना भरे हों। फिर उसने हॉल को सुनाया कि कैसे हेस्टिंग्स में उसकी चाची को एक अजनबी ने खाली सूटकेस दिखाकर ठग लिया था। टैडी की बातों ने हॉल के मन में शक का बीज बो दिया। चल मेरी रानी, यानी घोड़ी के लिए, हॉल ने कहा। मुझे लगता है मुझे इस मामले की तह तक जाना ही होगा। टैडी अपना काम करके चैन की सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन तह तक जाने के बजाय हॉल को घर लौटते ही अपनी पत्नी की तीखी फटकार झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने सेटर ब्रिज में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त बिताया था। उनके हल्के फुल्के सवालों के जवाब भी मिसेस हॉल ने चिड़चिड़ेपन में दिए। इन सब झिड़कियों के बावजूद टैडी द्वारा बोया गया संदेह का बीज मिस्टर हॉल के मन में पनपता रहा। तुम औरतें सब कुछ नहीं जानती, मिस्टर हॉल ने बड़बड़ाते हुए कहा, और मन ही मन तय किया कि वे इस अजनबी के बारे में और जानकारी जुटाएंगे। जब रात 9:30 बजे वह अजनबी सोने चला गया तो मिस्टर हॉल बड़े रौब के साथ बैठक में दाखिल हुए। उन्होंने अपनी पत्नी के फर्नीचर को इस तरह ध्यान से देखा मानो ये जताना चाहते हो कि असली मालिक वही है, अजनबी नहीं। उन्होंने मेज़ पर छोड़े गए गणितीय गणनाओं के एक कागज़ को भी बड़ी तिरस्कारपूर्ण नज़रों से देखा। रात को सोने जाते समय उन्होंने मिसेस हॉल को सख्त हिदायत दी कि कल जब सामान आए तो उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाए। आप अपने काम से मतलब रखें, हॉल, मिसेस हॉल ने दो टूक जवाब दिया, और मैं अपने काम से। हालांकि वे हॉल पर बरस रही थी, लेकिन उनके अपने मन में भी उस अजनबी को लेकर गहरी हलचल थी। वह निसंदेह एक असाधारण व्यक्ति था। आधी रात को उनकी नींद अचानक खुल गई। उन्होंने सपने में शलजम जैसे बड़े बड़े सफ़ेद सिर देखे थे, जो अंतहीन लंबी गर्दनों के सहारे उनके पीछे चल रहे थे, और उनकी आंखें विशाल और काली थी। लेकिन मिसेस हॉल एक समझदार महिला थी। उन्होंने अपने डर को झटक दिया, करवट बदली और फिर से सो गई। अध्याय 3। तो हुआ यूं कि 29 फरवरी को जब बर्फ पिघलने लगी थी, ये रहस्यमय व्यक्ति इपिंग गांव की शांति में कहीं से आ टपका। अगले दिन कीचड़ भरे रास्तों से होता हुआ उसका सामान पहुंचा, और वह सामान भी मालिक की तरह ही अजीबोगरीब था। उसमें दो चार साधारण संदूक तो थे ही, लेकिन उनके साथ किताबों का एक बड़ा बक्सा भी था। ऐसी मोटी किताबें जो किसी अनजानी लिपि में लिखी गई थी। इसके अलावा दर्जन भर से ज़्यादा टोकरियाँ और डिब्बे थे, जिनमें पुआल के बीच कांच की बोतलें ठुसी हुई थीं। टोपी, कोट और दस्तानों में पूरी तरह लिपटा हुआ अजनबी बेसब्री से फ़ारेनहाइट की गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही गाड़ी आई, वह बाहर निकल आया। उसने फ़ारेनहाइट के कुत्ते पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, जो मज़े से हॉल के पैरों को सूंघ रहा था। इन बॉक्सों को अंदर लाओ, उसने चिढ़कर कहा। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। वह छोटे बक्से को खुद उठाने के लिए जैसे ही गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा, फ़ारेनहाइट का कुत्ता उसे देखते ही भड़क उठा और गुर्राने लगा। जैसे ही अजनबी नीचे उतरा, कुत्ते ने एक ज़ोरदार छलांग लगाई और सीधे उसके हाथ की ओर झपटा। अरे! हॉल चिल्लाया और उसके पीछे हट गया, क्योंकि वह कुत्तों के मामले में डरपोक स्वभाव का था। फ़ारेनहाइट, बैठ जाओ, चिल्लाया और अपना चाबुक निकाल लिया। कुत्ते के दांत अजनबी के दस्ताने से फिसल गए, लेकिन अगले ही पल कुत्ते ने उसके पैर पर छलांग लगा दी। पतलून फटने की साफ आवाज़ सुनाई दी। फ़ारेनहाइट का चाबुक कुत्ते को लगा हुआ कराता हुआ गाड़ी के पहियों के नीचे जा छुपा। यह सब पलक झपकते ही हो गया। अजनबी ने एक नज़र अपने फटे हुए दस्ताने और पैर पर डाली। वह नीचे झुकने ही वाला था कि अचानक मुड़ा और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर सराय के भीतर चला गया। हॉल ने उसके भारी कदमों की आवाज़ बिना कालीन वाली सीढ़ियों पर सुनी। वह सीधे अपने कमरे की ओर भागा था। बड़ा ही बदतमीज़ कुत्ता है, फ़ारेनहाइट ने चाबुक थामे गाड़ी से उतरते हुए कहा। हॉल हक्का बक्का खड़ा था। कुत्ते ने उसे काट लिया है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। मुझे जाकर देखना चाहिए। वह अजनबी के पीछे ऊपर भागा। गलियारे में उसकी मुलाकात मिसेज हॉल से हुई। उस कैरियर के कुत्ते ने उसे काट लिया, उसने हाँफते हुए कहा। हॉल सीधे ऊपर पहुंचा। अजनबी के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। सहानुभूति दिखाने के इरादे से उसने बिना खटखटाए दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया और अंदर घुस गया। कमरे का पर्दा गिरा हुआ था और वहाँ मध्यम रोशनी थी। तभी हॉल ने एक अत्यंत विचित्र और डरावना दृश्य देखा। उसे लगा कि एक बिना पंजे वाला
पंजे वाली भुजा उसकी ओर लहरा रही है, और जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ सफ़ेद पट्टियों पर 3 बड़े और धुंधले धब्बे दिखाई दिए, जो किसी सूखे हुए फूल के विकृत चेहरे जैसे लग रहे थे। इससे पहले कि हॉल को समझ पाता, उसके सीने पर एक जोरदार प्रहार हुआ। वो पीछे की ओर गिर पड़ा और दरवाज़ा उसके मुंह पर जोर से बंद होकर अंदर से लॉक हो गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला। वह अंधेरे गलियारे में खड़ा सोच रहा था कि आखिर उसने वह क्या देखा था। वह बिना हाथ वाली बाँह, वह विचित्र चेहरा। कुछ मिनटों बाद मिस्टर हॉल कोच एंड हॉर्सेस के बाहर जमा हुए उस छोटे से समूह में फिर से शामिल हो गए। वहाँ फ़ारेनहाइट अपनी कहानी को दूसरी बार दोहरा रहा था। मिसेस हॉल जोर जोर देकर कह रही थी कि उस कुत्ते को उनके मेहमान को काटने का कोई हक नहीं था। सड़क के उस पार से जनरल डीलर हक्सटर सवालिया नज़रों से देख रहा था, और लोहार खाने से आया सैंडी वॉडजर्स किसी जज की तरह गंभीर मुद्रा में था। वहाँ मौजूद महिला और बच्चे अपनी ही धुन में बेतुकी बातें कर रहे थे। अगर मैं होता तो मुझे काटने की हिम्मत न करता। ऐसे कुत्ते पालना ही गलत है। आखिर उसने उसे काटा ही क्यों? सीढ़ियों पर खड़े होकर उन सबको सुनते हुए मिस्टर हॉल को खुद अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जो असाधारण दृश्य उन्होंने ऊपर देखा था, उसे व्यक्त करने के लिए उनके पास सब शब्द ही नहीं थे। अपनी पत्नी के सवाल के जवाब में उन्होंने बस इतना कहा, उसे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। हमें बस उसका सामान अंदर पहुंचा देना चाहिए। उसे तुरंत घाव को जलाकर यानी कैस्चराइज लेना चाहिए, खासकर अगर सूजन आ गई हो, मिस्टर हक्स्टर ने सलाह दी। भीड़ में से एक महिला चिल्लाई, अगर मैं होती तो उसे गोली मार देती। तभी कुत्ता फिर से गुर्राने लगा। दरवाजे पर एक गुस्से भरी आवाज़ गूंजी, चलो जल्दी करो। और वहाँ वह अजनबी खड़ा था जिसका कोट का कॉलर ऊपर चढ़ा हुआ था और टोपी का किनारा आंखों तक झुका था। जितनी जल्दी तुम यह सामान अंदर लाओगे मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। वहाँ मौजूद एक गवाह के अनुसार अजनबी ने तब तक अपनी पतलून और दस्ताने बदल लिए थे। क्या आपको ज़्यादा चोट लगी है सर? फ़ारेनहाइट ने माफ़ी मांगते हुए पूछा। मुझे बहुत अफसोस है कि कुत्ते ने ज़रा भी नहीं। अजनबी ने उसकी बात काटते हुए कहा, त्वचा पर खरोच तक नहीं आई। अब काम पर लगो। हॉल के अनुसार अजनबी ने इसके बाद बुदबुदाते हुए खुद को कोई शपथ या चेतावनी दी। जैसे ही उसकी हिदायतों के अनुसार पहला बक्सा बैठक में लाया गया, अजनबी किसी शिकारी की तरह उस पर झपट्टा मारा। मिसेस हॉल के कीमती कालीन की परवाह किए बिना उसने चारों तरफ भूसा बिखेरते हुए उसे खोलना शुरू कर दिया। फिर उसमें से बोतलों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ। पाउडर से भरी मोटी मोटी बोतलें, रंगीन और पारदर्शी रसायनों से भरी पतली बोतलें, जहर के लेबल वाली नीली धारीदार बोतलें, गोल पेट और लंबी गर्दन वाली बोतलें, बड़ी हरी और सफ़ेद कांच की बोतलें। कुछ पर कांच के ढक्कन थे तो कुछ पर धुंधले लेबल। ब्रैम्बल हर्स की दवा की बड़ी से बड़ी दुकान में भी शायद इतनी बोतलें नहीं रही होंगी। ये एक अद्भुत और डरावना दृश्य था। एक के बाद एक 6 बक्से खाली हुए और पूरा कमरा बोतलों से भर गया। उन्हें अलमारी पर, खिड़की के पास, मेज़ पर, यहाँ तक कि फर्श पर भी कतारों में सजा दिया गया। इन बोतलों के अलावा उन बक्सों से कुछ टेस्ट ट्यूब और बहुत सावधानी से पैक किया गया एक तराजू ही निकला। जैसे ही बक्से खुले, अजनबी खिड़की के पास रखे अपनी मेज़ पर जम गया और काम में डूब गया। उसे अब किसी बात की सुध नहीं थी, न कमरे में फैले भूसे की, न बुझती हुई आग की, और न ही बाहर रखे उसके उन किताबों के बक्सों की जिन्हें अभी अंदर लाना बाकी था। जब मिसेस हॉल उनके लिए खाना लेकर पहुंची, तब तक अजनबी अपने काम में इतना डूब चुका था कि उसे अपनी थकान का भी एहसास नहीं था। वह बड़ी सावधानी से एक बोतल से दूसरी टेस्ट ट्यूब में रसायनों की छोटी छोटी बूंदें डाल रहा था। उसने मिसेस हॉल की मौजूदगी पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक उन्होंने फर्श से ढेर सारा भूसा हटाकर खाने की ट्रे मेज़ पर नहीं लगा दी। शायद फर्श की बदहाली देखकर उन्होंने ट्रे को कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से पटका था। अजनबी ने अपना सिर आधा घुमाया और तुरंत वापस मोड़ लिया। मिसेस हॉल ने गौर किया कि इस समय उसने अपना चश्मा उतार कर मेज़ पर रख दिया था। उन्हें लगा कि उस अजनबी की आंखें बहुत ही अंदर धसी हुई थी। जैसे ही उसे मिसेस हॉल के खड़े होने का एहसास हुआ, उसने झटपट अपना चश्मा दोबारा लगाया और उनकी ओर मुड़ा। मिसेस हॉल फर्श पर बिखरे कूड़े की शिकायत करने ही वाली थी कि अजनबी ने ही बात शुरू कर दी। मेरी इच्छा है कि तुम बिना खटखटाए अंदर ना आया करो, उसने उस असामान्य झुंझलाहट के साथ कहा, जो अब उसके स्वभाव का हिस्सा लगती थी। सर, मैंने खटखटाया तो था, पर शायद तुमने किया हो, लेकिन मेरे शोध में, मेरे इस बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण शोध में ज़रा सी भी बाधा, दरवाजे की हल्की सी दस्तक भी मुझे आपसे ये कहना ही होगा कि बिल्कुल सर, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप दरवाज़ा अंदर से बंद कर सकते हैं, कभी भी। अजनबी ने कहा, यह एक बेहतरीन सुझाव है, पर यह भूसा मिस्टर मान, अगर मैं कहने की हिम्मत करूं तो। नहीं, कुछ मत कहो। अगर इस भूसे से तुम्हें कोई परेशानी है तो इसकी सफाई का खर्च बिल में जोड़ देना। इतना कहकर उसने दांत पीसते हुए कुछ बुदबुदाया। वे शब्द किसी गाली की तरह लग रहे थे। एक हाथ में बोतल और दूसरे में टेस्ट ट्यूब लिए हुए अजनबी इतना अजीब, उग्र और आक्रामक लग रहा था कि मिसेज हॉल एक पल के लिए सहम गई। लेकिन वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी। उन्होंने फिर कोशिश की, तो फिर सर, मैं जानना चाहती थी कि इस बारे में आपका क्या विचार है। 1 शिलिंग।
1 शिलिंग अतिरिक्त जोड़ देना। क्या 1 शिलिंग काफ़ी नहीं है? अजनबी ने चिल्ला कर कहा। मिसेज हॉल ने मेजपोश झाड़ते हुए और उसे करीने से बिछाते हुए कहा, ठीक है, अगर आप इसी में खुश हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अजनबी तुरंत मुड़ा और बैठ गया। अब मिसेज हॉल की ओर सिर्फ उसकी पीठ और कोट का ऊंचा कॉलर था। पूरी दोपहर वह दरवाज़ा बंद करके काम में जुटा रहा और मिसेज हॉल के अनुसार कमरे से ज़्यादातर खामोशी ही आती रही। लेकिन एक बार अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ और बोतलों के आपस में टकराने की आवाज़ आई, मानो किसी ने मेज़ पर ज़ोर से मुक्का मारा हो। फिर एक बोतल के फर्श पर गिरकर टूटने की आवाज़ आई और उसके बाद कमरे में तेज़ चहलकदमी शुरू हो गई। कुछ तो गड़बड़ है, यह सोचकर मिसेज हॉल दरवाजे तक गई और कान लगाकर सुनने लगी। इस बार उन्होंने खटखटाने की जहमत भी नहीं उठाई। मैं अब और नहीं सह सकता, वो भीतर बड़बड़ा रहा था। अब और नहीं। 3 लाख, 4 लाख, इतनी बड़ी संख्या, सब धोखा है। शायद पूरी जिंदगी निकल जाए। धैर्य रखो, संयम रखो। मूर्ख, एकदम मूर्ख। तभी बार में किसी ग्राहक के आने की आहट हुई और मिसेज हॉल को अनिच्छा से वहां से हटना पड़ा। जब वे वापस लौटी तो कमरे में फिर से शांति छा चुकी थी। बस कभी कभार कुर्सी की चरमराहट या बोतलों की कनक सुनाई दे जाती थी। अजनबी का गुस्सा शांत हो चुका था और वह फिर से अपने काम में जुट गया था। जब मिसेस हॉल चाय की ट्रे लेने अंदर गईं तो उन्होंने कोने में रखे दर्पण के नीचे टूटे हुए कांच के टुकड़े और फर्श पर लापरवाही से पहुंचे गए सुनहरे तरल के दाग देखे। उन्होंने इस नुकसान की ओर अजनबी का ध्यान दिलाया। इसे बिल में लिख देना, मेहमान ने चिढ़कर कहा। भगवान के लिए मुझे चैन से रहने दो। अगर कुछ टूटा है तो इसकी कीमत बिल में जोड़ देना। और वह फिर से अपनी डायरी में कुछ निशान लगाने लगा। मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ, फ़ेरन साइड ने रहस्यमय लहजे में कहा। शाम ढल रही थी और वे पिंक की एक छोटी सी शराब की दुकान यानी बियर हाउस में बैठे थे। क्या बात है? टेड फ्रे टेडी हैंडफ्रे ने उत्सुकता से पूछा। वो आदमी जिसे मेरे कुत्ते ने काटा था वो काला है। कम से कम उसके पैर तो पक्का काले हैं। मैंने उसकी पतलून और फटे हुए दस्ताने के बीच से झांक कर देखा था। तुम उम्मीद कर रहे होगे कि वहाँ शरीर का कोई अंग या खाल दिखेगी, है ना? पर वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ घुप अंधेरा, एकदम कालापन। वह मेरी इस टोपी की तरह काला है। हे भगवान! हैंनफ्रे ने ताज्जुब किया। ये तो बड़ा अजीब मामला है। पर उसकी नाक तो एकदम गुलाबी है। यही तो बात है। फ़ारेनहाइट ने अपनी थ्योरी पेश की। मुझे पता है और मैं तुम्हें बताता हूँ कि माजरा क्या है। वो आदमी किसी चितकबरे घोड़े जैसा है टेडी। कहीं से काला, कहीं से सफ़ेद धब्बों वाला। और उसे अपनी इस हालत पर शर्म आती है। वो किसी मिश्रित नस्ल का है, जिसका रंग आपस में मिलने के बजाय धब्बेदार रह गया है। मैंने ऐसी बीमारियों के बारे में पहले भी सुना है। घोड़ों में तो ये आम बात है। अध्याय 4। मैंने एपिंग में उस अजनबी के आगमन की परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन किया, ताकि पाठक समझ सकें कि उसने लोगों पर कैसा विचित्र प्रभाव डाला था। क्लब फेस्टिवल के उस असाधारण दिन तक की उसकी गतिविधियों को दो खास घटनाओं को छोड़कर संक्षेप में समझा जा सकता है। घर के अनुशासन और तौर तरीकों को लेकर मिसेस हॉल के साथ उसकी कई बार कहा सुनी हुई, लेकिन अप्रैल के अंत तक, जब तक कि उसकी आर्थिक तंगी के लक्षण नहीं दिखे थे, वो हर बार अतिरिक्त भुगतान का लालच देकर मिसेस हॉल का मुंह बंद कर देता था। मिसेस हॉल उसे बिल्कुल पसंद नहीं कर सॉरी मिस्टर हॉल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और जब भी मौका मिलता अपनी पत्नी को उसे सराय से निकाल देने की सलाह देते। पर मिसेस हॉल बड़ी व्यवहारिक थी। वो कहती, गर्मियों तक इंतज़ार करो, जब कलाकार और सैलानी आने लगेंगे तब देखेंगे। वो थोड़ा बदतमीज़ और दबंग ज़रूर है, लेकिन जब तक बिल समय पर चुका रहा है तब तक हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वह अजनबी कभी चर्च नहीं जाता था। उसके लिए रविवार और अन्य धार्मिक दिनों का कोई विशेष महत्व नहीं था। यहाँ तक कि वह अपने पहनावे में भी कोई बदलाव नहीं करता था। मिसेस हॉल के मुताबिक उसके काम करने का कोई निश्चित समय नहीं था। कभी वह सुबह जल्दी उठकर घंटों काम में जुटा रहता, तो कभी देर से सोकर उठता और अपने कमरे में पागलों की तरह चहलकदमी करता, ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाता और सिगरेट पीते हुए अंगीठी के पास सो जाता। बाहरी दुनिया से उसका कोई वास्ता नहीं था। उसका स्वभाव बहुत ही अनिश्चित और चिड़चिड़ा था। ज़्यादातर समय वह किसी गहरी मानसिक प्रताड़ना से जूझते हुए व्यक्ति जैसा व्यवहार करता और गुस्से में आकर कमरे की चीज़ें तोड़ देता। उसे खुद से बातें करने की लत लग गई थी। मिसेस हॉल दरवाजे से कान लगाकर बहुत ध्यान से सुनती, पर उन्हें एक शब्द भी समझ नहीं आता था। वो दिन के उजाले में बाहर निकलने से बचता था, लेकिन शाम ढलते ही जब अंधेरा गहराने लगता, वो सिर से पाँव तक खुद को ढककर बाहर निकलता, चाहे मौसम कैसा भी हो। वह हमेशा सबसे सुनसान और पेड़ों से घिरे रास्तों को चुनता था। अंधेरे में अचानक उसके नीले चश्मे और पट्टियों से लिपटे भयानक चेहरे का सामना होने पर घर लौटते मजदूर बुरी तरह सहर जाते थे। एक रात करीब 9:30 बजे टेडी हेनफ्रे जब स्कारलेट कोट सराय से बाहर निकल रहे थे तो उनकी जान हलक में आ गई। सराय का दरवाज़ा खुलने से जो रोशनी सड़क पर पड़ी, उसमें उन्होंने उस अजनबी को देखा। उसका पट्टीदार सिर किसी खोपड़ी जैसा लग रहा था और उसने अपनी टोपी हाथ में थाम रखी थी। रात के वक्त उसे देख लेने वाले बच्चे अक्सर भूतों के सपने देखते थे।
ये कहना मुश्किल था कि वह अजनबी बच्चों से ज़्यादा नफरत करता था या बच्चे उससे, पर दोनों के बीच गहरी और साफ नापसंदगी थी। इपिंग जैसे छोटे से गांव में इतने विचित्र रूप रंग और व्यवहार वाले व्यक्ति का चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक था। उसके पेशे को लेकर गांव वालों की राय बटी हुई थी। मिसेस हॉल इस मामले में काफ़ी संवेदनशील थी। जब भी कोई उनसे सवाल करता, वे बड़े गर्व और सावधानी से समझाती कि उनका मेहमान एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर। वे शब्दों को इतनी सतर्कता से चुनती मानो ज़रा सी भी चूक उनकी साख बिगाड़ सकती हो। जब कोई मासूमियत से पूछता कि अगर आखिर ये प्रायोगिक अन्वेषक भला क्या है, तो वे थोड़ा श्रेष्ठता का भाव दिखाते हुए कहती कि शिक्षित लोग तो ये जानते ही हैं, और साधारण शब्दों में इसका मतलब नई चीज़ों की खोज करना है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके आगंतुक के साथ एक दुर्घटना हो गई थी जिससे उनके चेहरे और हाथों का रंग अस्थायी रूप से बदल गया, और क्योंकि वे बहुत संवेदनशील स्वभाव के हैं, इसलिए अपनी इस हालत को दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। मिसेस हॉल की जानकारी के बिना गांव में एक और धारणा जोर पकड़ रही थी। वो अजनबी कोई अपराधी है जो खुद को पुलिस की नज़रों से छिपाकर न्याय से बचने की कोशिश कर रहा है। ये विचार मिस्टर टेडी हेनफ्रे के उपज था। हालांकि फरवरी के अंत तक किसी बड़े अपराध की कोई सूचना नहीं थी, फिर भी यह शक बना रहा। वहीं नेशनल स्कूल के प्रोबेशनरी असिस्टेंट मिस्टर गोल्ड के दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही थी। उनकी नज़र में वह अजनबी भेस बदल कर आया एक अराजकतावादी यानी एनार्किस्ट था, जो छिपकर विस्फोटक तैयार कर रहा था। मिस्टर गोल्ड ने तो बाकायदा अपनी जासूसी भी शुरू कर दी थी, जिसमें अजनबी को घूरना और गाँव वालों से उसके बारे में अजीब सवाल पूछना शामिल था। लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। एक अन्य गुट मिस्टर फ़ारेनहाइट के विचारों का समर्थक था, जो अजनबी को किसी अजूबे की तरह देखते थे। मिस्टर साइलस डर्गन का मानना था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अगर मेलों में दिखाया जाए तो वह रातों रात अमीर हो जाए। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जिसने उस अजनबी को केवल एक बेचारा पागल मानकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। इस विचार का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि इसमें किसी तर्क की ज़रूरत नहीं थी और सब कुछ तुरंत स्पष्ट हो जाता था। इन सब विचारधाराओं के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो दुविधा में थे। ससेक्स के निवासियों में अंधविश्वास कम ही पाया जाता है, लेकिन अप्रैल की शुरुआत में हुई कुछ घटनाओं के बाद गांव की गलियों में पहली बार अलौकिक शक्तियों और पिशाच होने की फुसफुसाहटें सुनी गईं। फिर भी इन बातों पर शुरुआती दौर में केवल गांव की महिलाएं यकीन कर रही थीं। अजनबी के बारे में लोगों की राय चाहे जो भी रही हो, पर इपिंग के निवासी कुल मिलाकर उसे नापसंदी करते थे। उसका अत्यधिक चिड़चिड़ापन और रूखापन, जिसे कोई शहरी बुद्धिजीवी शायद काम का दबाव समझकर नज़रअंदाज कर देता, ससेक्स के इन शांत और सरल ग्रामीणों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उसकी अचानक होने वाली बेतहाशा हरकतें, अंधेरा ढलने के बाद सुनसान कोनों में उसकी तेज़ चाल, और लोगों की ज़रा सी जिज्ञासा को बेरहमी से कुचल देने का उसका अंदाज, इन सब ने उसे गांव का दुश्मन बना दिया था। शाम के वक्त जब वह निकलता तो उसका आकर्षण ऐसा या खौफ ऐसा था कि घरों के दरवाजे बंद हो जाते, पर्दे गिरा दिए जाते और जलते हुए दिए बुझा दिए जाते थे। जब वह गलियों से गुजरता तो लोग रास्ता छोड़ एक तरफ हट जाते। उसके जाते ही गांव के कुछ मंचले अपने कोट के कॉलर खड़े कर और टोपी नीचे झुकाकर उसकी रहस्यमयी चाल की नकल उतारते और मजाक उड़ाते। उन दिनों द बोगी मैन का एक गाना बहुत मशहूर था। मिस स्टैचल ने इससे चर्च के लिए धन जुटाने वाले एक कार्यक्रम में गाया था। उसके बाद से जब भी गांव में दो चार लोग जमा होते और वह अजनबी वहां से गुजरता तो लोग उस गाने की धुन सीटी बजाकर गुनगुनाने लगते। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उसके पीछे भूत भूत चिल्लाते और फिर डर और रोमांच के मारे कांपते हुए भाग खड़े होते। गांव के डॉक्टर कूस जिज्ञासा से झटपटा रहे थे। उन पट्टियों ने उनकी पेशेवर जिंदगी जगा दी थी, और उन हजारों बोतलों की खबर ने उनके मन में ईर्ष्या और कौतूहल भर दिया था। अप्रैल और मई के पूरे महीने वे उस अजनबी से बात करने का बहाना ढूंढते रहे। आखिर एक दिन सूर्यास्त के समय उनसे और नहीं रहा गया। वे गांव की नर्स के लिए चंदा इकट्ठा करने का एक फर्जी बहाना बनाकर सराय पहुंच गए। उन्हें यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि मिस्टर हॉल को अपने मेहमान का नाम तक नहीं पता था। मिसेस हॉल ने सफाई देते हुए कहा, उन्होंने नाम बताया तो था जिसका वास्तव में कोई आधार नहीं था, पर मैंने ठीक से सुना नहीं। डॉक्टर को लगा कि उस आदमी का नाम ना जानना कितनी बड़ी मूर्खता है। डॉक्टर कूस ने बैठक के दरवाजे पर दस्तक दी और भीतर चले गए। अंदर से तुरंत गालियों और अपशब्दों की एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मेरी दखलंदाजी के लिए क्षमा करें, कूस ने घबराते हुए कहा। फिर दरवाज़ा बंद हो गया। मिसेज हॉल बाहर ही खड़ी रह गई। अगले 10 मिनट तक मिसेज हॉल को कमरे के भीतर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती रही। फिर अचानक एक हैरत भरी चीख गूंजी। कुर्सियों के घसीटने और पैरों की भागदौड़ की आवाज़ आई, और उसके बाद एक ज़ोरदार ठहाका सुनाई दिया। तभी दरवाजे की ओर तेज़ कदमों की आहट हुई और डॉक्टर कूस बाहर निकले। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने घबराहट में दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया और मिसेज हॉल की ओर देखे बिना गलियारे को पार करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गए।
उनकी टोपी उनके हाथ में ही रह गई थी। मिसेस हॉल ने सड़क पर उनके भागने की तेज़ आवाज़ सुनी। वह दरवाजे की ओर में खड़ी होकर बैठक के खुले द्वार को देख रही थी। तभी उन्हें भीतर से अजनबी के धीरे धीरे हंसने की आवाज़ सुनाई दी और फिर उसके कदमों की आहट कमरे में गूंजने लगी। मिसेस हॉल जहाँ खड़ी थी वहाँ से उसका चेहरा देख पाना मुमकिन नहीं था। अचानक बैठक का दरवाज़ा बड़े ज़ोर से बंद हुआ। सराय में एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया। डॉक्टर कूस सीधे गांव के पादरी मिस्टर बंटिंग के पास पहुंचे। पादरी के छोटे और बिखरे हुए अध्ययन कक्ष में घुसते ही कूस ने बेतहाशा अंदाज में पूछा, क्या मैं पागल हो गया हूँ बंटिंग? क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई दे रहा हूँ? पादरी अपने आने वाले उपदेश के पन्नों को सहेज रहे थे। उन्होंने अपनी मेज़ पर रखे एक प्राचीन एमोनाइट यानी पत्थर का जीवाश्म को हटाते हुए पूछा, आखिर हुआ क्या है? वो सराय वाला आदमी, वही अजनबी, तो क्या हुआ उसका? पहले मुझे कुछ पीने को दो, कूस ने हाँफते हुए कहा और निढाल होकर कुर्सी पर बैठ गए। जब पादरी के पास उपलब्ध एकमात्र पे सस्ती शहरी के एक गिलास ने कूस की घबराहट को थोड़ा शांत किया, तब उन्होंने उस अजीब व गरीब साक्षात्कार का हाल सुनाना शुरू किया। मैं अंदर गया, वे हाँफते हुए बोले, और उस नर्स फंड के लिए चंदा मांगने लगा। मेरे घुसते ही उसने अपने हाथ जेब में ठूस ली और अकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वह लगातार सू सू कर रहा था। जाहिर है उसे भयंकर जुकाम था। भला भी भला हो भी क्यों ना, हर समय जो कपड़ों में इतना लिपटा रहता है। मैंने चंदे की बात छेड़ी और साथ ही कमरे का मुआयना भी करता रहा। हर तरफ बोतलें और रसायन बिखरे थे। तराजू, टेस्ट ट्यूब व कमरे में इवनिंग प्रिमरोज़ की तीखी गंध भरी थी। जब मैंने उससे चंदे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह इस पर विचार करेगा। फिर मैंने सीधे पूछ लिया, क्या वह कोई शोध कर रहा है? वो भड़क गया। एक बहुत लंबा शोध, उसने चिढ़कर जवाब दिया। फिर उसके भीतर का गुबार फूट पड़ा। उसने बताया कि उसे एक बेहद कीमती नुस्खा मिला था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वह किस चीज़ का था। जब मैंने चिकित्सीय जानकारी लेनी चाहिए तो वह चिल्लाया, धिक्कार है, तुम क्या जानना चाहते हो? फिर उसने अपनी नाक पहुँची और कहानी जारी रखी। उसने बताया कि वह उस कागज़ को पढ़ रहा था कि तभी खिड़की से हवा का एक झोंका आया और वह नुस्खा उड़कर जलती हुई चिमनी में जा गिरा। उसे बचाने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ठीक उसी समय अपनी कहानी को पुख्ता करने के लिए उसने अपनी आस्तीन मेरी ओर फैलाई। फिर क्या हुआ? पादरी ने उत्सुकता से पूछा। वहाँ था ही नहीं, सिर्फ एक खाली आस्तीन है। हे भगवान! पहले मुझे लगा कि शायद उसे कोई शारीरिक विकृति है और उसने अपना नकली हाथ उतार रखा है। पर फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत ही अजीब है। अगर आस्तीन के भीतर कुछ नहीं है तो वह कपड़ों की तरह फूली हुई और अपनी जगह पर स्थिर कैसे रह सकती है? सच कहूँ तो वहाँ कोहनी तक कुछ नहीं था। कपड़े के एक छेद से मुझे उसके पार की रोशनी चमकती हुई दिख रही थी। मैं चिल्ला उठा, हे भगवान! वो अचानक रुक गया। उसने अपने उन डरावने नीले चश्मों से मुझे घूरा और फिर अपनी आस्तीन को देखा। फिर बस वो कुछ नहीं बोला, बस घूरता और झट से अपनी आस्तीन जेब में डाल ली। उसने फिर से अपनी कहानी शुरू कर दी, पर मेरा ध्यान तो उस खाली आस्तीन पर था। मैंने टोकते हुए पूछा, आखिर तुम खाली आस्तीन को ऐसे कैसे हिला सकते हो? उसने झट से पूछा, क्या तुमने देखा कि यह खाली है? वो तुरंत खड़ा हो गया और मेरी ओर 3 धीमे कदम बढ़ाए। वो बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से उन रसायनों की तीखी गंध आ रही थी। उसके चेहरे की पट्टियाँ और वह खालीपन किसी को भी पागल करने के लिए काफ़ी था। उसने पूछा, तुमने कहा आस्तीन खाली है। मैंने कहा, बिल्कुल। वो मुझे देखता रहा, फिर उसने बहुत धीरे से अपनी आस्तीन जेब से निकाली और मेरी ओर उठाई। उसने वह इतनी धीमी गति से किया कि मुझे लगा सदियाँ बीत गईं। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, इसमें कुछ नहीं है। कूस ने काँपते हुए अपनी बात पूरी की। मुझे डर लग रहा था, पर मुझे कुछ तो कहना ही था। उसने अपनी आस्तीन मेरे चेहरे के पास तक ला दी, जब तक कि वह मेरी नाक से महज 6 इंच दूर न रह गई। उस खाली आस्तीन को अपनी ओर आते देखना रूह कँपा देने वाला था। और फिर क्या हुआ? किसी चीज़ ने बिल्कुल उँगली और अंगूठे की पकड़ की तरह मेरी नाक को ज़ोर से चूटी काटी। पादरी बंटिंग ठहाका मारकर हंसने लगे। वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ चीख पड़े। तुम्हारे लिए हंसना आसान है, पर मैं इतना दहल गया था कि मैंने उसकी कलाई पर जोर से हाथ मारा और बिना पीछे मुड़े वहाँ से सिर पर पाँव रखकर भागा। मैं उसे वहीं छोड़कर चला आया। डॉक्टर कूस अपनी बात कहकर अचानक रुक गए। उनकी घबराहट साफ देखी जा सकती थी। उसमें बनावट का कोई नामो निशान नहीं था। वे बेबसी में मुड़े और उन भले पादरी की उस घटिया सी शायरी का दूसरा गिलास उठा लिया। उसने काँपते हुए स्वर में कहा, बंटिंग, जब मैंने उसकी कलाई पर चोट की तो मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसे मैंने किसी इंसान के मांसपेड़ों वाले हाथ पर मारा हो। पर हकीकत यह कि वहाँ कोई हाथ था ही नहीं। आंखों के सामने हाथ का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन स्पर्श बिल्कुल असली था। मिस्टर बंटिंग इस बात पर गहराई से विचार करने लगे। उन्होंने अपनी संदेह भरी नज़रों से कूस को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो वे उसकी मानसिक स्थिति को भांपने की कोशिश कर रहे हों। ये वास्तव में एक अत्यंत विलक्षण कहानी है, पादरी ने कहा। उस क्षण वे बहुत ही बुद्धिमान और गंभीर प्रतीत हो रहे थे। फिर उन्होंने अपने न्यायिक लहजे को दोहराते हुए कहा, बेशक, यह सचमुच एक बेहद असाधारण और अविश्वसनीय वृत्तांत है। 5
पादरी के घर यानी विकारेज में हुई इस रहस्यमयी चोरी का विवरण हमें मुख्य रूप से स्वयं पादरी और उनकी पत्नी के माध्यम से प्राप्त हुआ। यह घटना विट मंडे की तड़के घटी, जिस दिन इपिंग गांव में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। मिसेस बंटिंग भोर की उस मखमली खामोशी में अचानक जाग उठी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके शयन कक्ष का दरवाज़ा खुला और फिर धीरे से बंद हुआ। उन्होंने तुरंत अपने पति को नहीं जगाया, बल्कि बिस्तर पर ही दुबक कर ध्यान से सुनने लगी। तभी उन्हें बगल के ड्रेसिंग रूम से नंगे पैरों की दबी दबी आहट सुनाई दी, जो गलियारे से होती हुई सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही उन्हें चोर के होने का पक्का यकीन हुआ, उन्होंने रेवरेंड मिस्टर बंटिंग को बहुत सावधानी से जगाया। पादरी ने माचिस नहीं जलाई। वे अपना चश्मा, पत्नी का ड्रेसिंग गाउन और चप्पलें पहनकर दबे पांव गलियारे में आए और सुनने की कोशिश करने लगे। नीचे उनके अध्ययन कक्ष यानी स्टडी से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ आई और फिर एक ज़ोरदार छींक गूंजी। मिस्टर बंटिंग तुरंत अपने कमरे में लौटे, लोहे की छड़ यानी पोकर उठाई, जो उस वक्त उनका सबसे भरोसेमंद हथियार था, और चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। मिसिस बंटिंग भी घबराई हुई सी उनके पीछे पीछे लैंडिंग तक आ गई। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे और रात की काली छाया अब धीरे धीरे छट रही थी। हॉल में हल्की सी सफ़ेदी उतर आई थी, लेकिन अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा अब भी अंधेरे में डूबा था। सब कुछ शांत था, सिवाय सीढ़ियों की हल्की चरमराहट और कमरे के भीतर हो रही हलचल के। अचानक उस टूटने की आवाज़ आई, फिर दराज खुलने और कागज़ों के उलटने पटले पलटने का शोर सुनाई दिया। तभी भीतर से किसी के कोसने यानी गाली देने की आवाज़ आई। एक माचिस जलाई गई और पूरा कमरा पीली रोशनी से नहा गया। मिस्टर बंटिंग अब हॉल में पहुंच चुके थे। दरवाजे की दरार से उन्हें अपनी मेज़, खुली हुई दराज और मेज़ पर जलती मोमबत्ती साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि चोर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वे हक्के बक्के से हॉल में खड़े रहे। उनके पीछे मिसेस बंटिंग भी पीला चेहरा लिए धीरे धीरे उतर आई थी। मिस्टर बंटिंग का हौसला सिर्फ एक ही बात से बना हुआ था। उनका मानना था कि चोर गांव का ही कोई साधारण आदमी है। तभी उन्हें सिक्कों की खनक सुनाई दी। वे समझ गए कि लुटेरे के हाथ घर की जमा पूंजी लग गई है। कुल 2 पाउंड और 10 शीलिंग के सोने के सिक्के। यह आवाज़ सुनते ही पादरी का धैर्य जवाब दे गया। पोकर को मजबूती से थामे हुए कमरे में झपटे। मिसिस बंटिंग भी उनके पीछे पीछे भागकर अंदर आई। आत्मसमर्पण करो, मिस्टर बंटिंग दहाड़े। लेकिन अगले ही पल वे विस्मय से जड़ हो गए। कमरा पूरी तरह खाली था। अध्ययन कक्ष खाली था। फिर भी उन्हें इस बात का पक्का यकीन था कि कमरे के भीतर किसी के हिलने डुलने की आवाज़ उन्होंने साफ सुनी थी। लगभग आधे मिनट तक वे दोनों मूर्तिवत खड़े एक दूसरे को ताकते रहे। फिर मिसिस बंटिंग तेजी से कमरे के दूसरे छोर पर गईं और पर्दों के पीछे झाँका, जबकि मिस्टर बंटिंग ने भी उसी सहज डर के साथ मेज़ के नीचे देखा। इसके बाद मिसेस बंटिंग ने खिड़की के भारी पर्दे हटा दिए और मिस्टर बंटिंग ने चिमनी के भीतर ऊपर की ओर झाँकते हुए लोहे की छड़ यानी पोकर से उसे कुरेदा। मिसेस बंटिंग ने कूड़ेदान की तलाशी ली और मिस्टर बंटिंग ने कोयले की बाल्टी का ढक्कन खोलकर देखा। आखिर में वे दोनों थककर रुक गए और हक्की बक्की नज़रों से एक दूसरे को निहारने लगे। मुझे पूरा यकीन था कि कोई यहाँ है, मिस्टर बंटिंग बुदबुदाए। लेकिन ये मोमबत्ती, मिसेस बंटिंग चिल्लाई। आखिर ये मोमबत्ती जलाई किसने? और ये दराज, मिस्टर बंटिंग ने कहा। पैसे गायब हो चुके हैं। मिसेस बंटिंग झट से दरवाजे की ओर लपकी। दुनिया की तमाम अजीबोगरीब घटनाओं में से ये। तभी अचानक गलियारे में एक ज़ोरदार छींक गूंजी। वे दोनों आवाज़ की दिशा में भागे और जैसे ही वे आगे बढ़े, रसोई घर का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। मोमबत्ती लाओ, मिस्टर बंटिंग चिल्लाए और आगे की ओर लपके। उन दोनों ने स्पष्ट रूप से दरवाजे की कुंडी को वापस लगाए जाने की आवाज़ सुनी। जैसे ही उन्होंने रसोई का दरवाज़ा खोला, उन्हें दरवाजे के पार से पिछला दरवाजा यानी बैक डोर खुलता हुआ दिखा। भोर की हल्की सफ़ेदी में बगीचे का धुंधला अंधेरा नजर आ रहा था। उन्हें पक्का यकीन था कि दरवाजे से कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकली है। दरवाज़ा खुला, एक पल के लिए वैसे ही टिका रहा और फिर धड़ाम से बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही मिसेस बंटिंग के हाथ में थमी मोमबत्ती की लौ तेजी से टिमटिमाई और फिर स्थिर हो गई। रसोई में प्रवेश करने से पहले उन्हें एक पल के लिए ठहरना पड़ा। वहाँ कोई नहीं था। वो जगह एकदम खाली थी। उन्होंने पिछला दरवाज़ा फिर से बंद किया, रसोई, भंडार गृह और स्टोर रूम की चप्पे चप्पे की तलाशी ली और अंत में तहखाने तक उतर गए। पर तमाम कोशिशों के बावजूद घर के भीतर कोई भी इंसान नहीं मिला। सूरज की पहली किरणें फूटने तक पादरी और उनकी पत्नी, वो छोटा सा दंपत्ति, अपनी विचित्र वेशभूषा में भूतल पर ही खड़े रहे। सुबह की रोशनी फैलने के बावजूद वे अपनी उस टिमटिमाती मोमबत्ती के अब अनावश्यक हो चुकी रोशनी में एक दूसरे को देख रहे थे और इस रहस्यमयी घटना पर अचंभित थे। अध्याय 6। हुआ यूं कि विट मंडे की सुबह, इससे पहले कि नौकरानी मिली अपनी छुट्टी के लिए निकल पाती, मिस्टर और मिसेस हॉल जल्दी जाग गए और चुपचाप तहखाने की ओर चल दिए। उनका वहाँ एक निजी काम था, अपनी बियर के घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की जांच करना। तहखाने में पहुंचकर मिसेस हॉल को याद आया कि वो ऊपर से सरस परले का सरस परेला की बोतल लाना भूल गई हैं। इस काम में मिस्टर हॉल माहिर थे, इसलिए वे तुरंत ऊपर की ओर चल दिए। सीढ़ियों पर पहुंचकर वे ये ठिठक
देख कर ठिठक गए कि अजनबी के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वे पहले अपने कमरे में गए और निर्देशानुसार बोतल ढूंढ ली, लेकिन बोतल लेकर लौटते समय उनकी नज़र सामने के मुख्य दरवाजे पर पड़ी। वे ये देखकर सन्न रह गए कि दरवाजे के बड़े बोल्ट यानी सिटकनी खुले हुए थे और दरवाज़ा सिर्फ एक मामूली कुंडी पर टिका था। तभी उनके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौन था, जिसे उन्होंने टेडी हैंफ्रे की उन शंकाओं से जोड़ा जो उसने अजनबी के बारे में जाहिर की थी। उन्हें अच्छी तरह याद था कि पिछली रात जब मिसेस हॉल ने दरवाज़ा बंद किया था, तब वे खुद मोमबत्ती लेकर उनके पास खड़े थे। ये देखकर वे अवाक रह गए और बोतल हाथ में लिए ही दोबारा ऊपर अजनबी के कमरे की ओर भागे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और भीतर घुस गए। नज़ारा वैसे ही था जैसा उन्होंने सोचा था। बिस्तर खाली था और कमरा भी। लेकिन जो बात उनकी बुद्धि को चकरा रही थी वो ये थी कि अजनबी के कपड़े, मफलर और यहाँ तक कि उसके चेहरे की पट्टियाँ भी पूरे कमरे में बेतरतीब ढंग से बिखरी पड़ी थीं। जहाँ तक हॉल को पता था, ये उसके इकलौते कपड़े थे। उसकी वह बड़ी सी ढीली टोपी अब भी बिस्तर के खंभे पर शान से टंगी हुई थी। हॉल अभी वहाँ खड़े होकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश ही कर रहे थे कि नीचे तहखाने की गहराइयों से मिसेस हॉल की आवाज़ आई। वेस्ट ससेक्स के ग्रामीणों के लहजे में उनकी आवाज़ में अधीरता साफ झलक रही थी। जॉर्ज, कहाँ रह गए? क्या बोतल पकड़कर वहीं जम गए हो? हॉल तुरंत नीचे की ओर मुड़े और रेलिंग के ऊपर से झुक कर कहा, जैनी, हैंनफ्रे जो कह रहा था वो सच ही लगता है। वो अजनबी अपने कमरे में नहीं है, और ताज्जुब की बात यह है कि सामने का दरवाज़ा भी खुला पड़ा है। पहले तो मिसेस हॉल को कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे ही बात उनके दिमाग में बैठी, उन्होंने खुद उस खाली कमरे का मुआयना करने का फैसला किया। हॉल बोतल थामे आगे आगे चले। वे बुदबुदा रहे थे, अगर वो यहाँ नहीं है तो उसके कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? बिना कपड़ों के वह क्या कर रहा होगा? ये तो बहुत ही अजीब और डरावनी बात है। जब वे तहखाने से ऊपर आ रहे थे तो उन दोनों को ऐसा लगा जैसे मुख्य दरवाज़ा खुला और फिर बंद हुआ। लेकिन जब उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आया तो उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया। मिसेस हॉल तेज़ी से अपने पति से आगे निकलकर ऊपर की ओर दौड़ी। तभी सीढ़ियों पर किसी के ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आई। 6 कदम पीछे चल रहे हॉल को लगा कि शायद उनकी पत्नी चीखी है, जबकि मिसेस हॉल को लगा कि आवाज़ हॉल की है। अजनबी के कमरे में घुसते ही मिसेस हॉल बुदबुदाई, कितना अजीब है ये सब। तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके ठीक कान के पीछे किसी ने गहरी सांस ली हो। उन्होंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, पर हॉल तो अभी सीढ़ियों पर ही थे। मिसेस हॉल बिस्तर की ओर झुकी और चादरों को छूकर देखा। बिस्तर एकदम ठंडा था। ठंडा है, उन्होंने कहा, लगता है वो 1 घंटे से भी ज़्यादा पहले उठ चुका है। ठीक उसी पल वह असाधारण और डरावनी घटना घटी। बिस्तर की चादरें अचानक अपने आप सिमट गईं, मानो किसी ने उन्हें पकड़ कर मरोड़ दिया, और फिर से हवा में उछलकर बिस्तर की रेलिंग के पार जा गिरी। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें झटके से एक तरफ फेंक दिया। तुरंत बाद बिस्तर के खंभे पर टंगी अजनबी की टोपी हवा में उछली, एक गोल घेरा बनाया और सीधे मिसेस हॉल के चेहरे पर झपटी। दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही पल वॉश स्टैंड से एक स्पंज हवा में तैरता हुआ आया। फिर अजनबी का कोट और पतलून कुर्सी से नीचे गिर गए, और वह कुर्सी अजनबी की उस सूखी भयानक हंसी जैसी आवाज़ करते हुए अपने चारों पैरों पर खड़ी हो गई। उसने एक पल के लिए मिसेस हॉल पर निशाना साधा और फिर उनकी ओर झपटी। मिसेस हॉल चीखते हुए पीछे मुड़ी। तभी कुर्सी के पैरों ने एक ज़ोरदार धक्का देकर उन दोनों को कमरे से बाहर खदेड़ दिया। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ और अंदर से कुंडी लग गई। ऐसा लगा मानो वह कुर्सी और बिस्तर भीतर कोई विजय नृत्य कर रहे हैं। और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। मिसेस हॉल दहशत के मारे बेसुध होकर हॉल की बाहों में गिर गई। मिली जो चीख सुनकर भागती हुई आई थी ने हॉल के साथ मिलकर उन्हें नीचे उतारा। ये आत्माएं हैं, मिसेस हॉल हाफते हुए बोली। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि कैसे मेज कुर्सियाँ नाचने लगती हैं। उस अजनबी ने मेरे फर्नीचर पर जादू कर दिया। जैनी, एक घूंट और लो, इससे तुम्हें हिम्मत मिलेगी। हॉल ने घबराते हुए शराब का गिलास उनकी ओर बढ़ाया। उसे बाहर ही रखो, मिसेस हॉल चिल्लाई। उसे दोबारा घर में कदम मत रखने देना। मुझे पहले ही शक था। उसकी वे डरावनी आंखें, वो पट्टी वाला सिर और रविवार को कभी चर्च ना जाना, और वे हज़ारों बोतलें। उसने मेरे प्यारे पुराने फर्नीचर में रूहें भर दी हैं। मेरी माँ जिस कुर्सी पर बैठती थी वो आज मुझ पर ही हमला कर रही है। बस एक घूंट और, जैनी, हॉल ने धीरज बंधाते हुए कहा। तुम्हारे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। उन्होंने तुरंत मिली को सुनहरी धूप में गली के उस पार भेजा ताकि वह लोहार सैंडी वॉटर्स को बुला लाएं। मिस्टर हॉल की समझ के बाहर था कि ऊपर के कमरे के फर्नीचर ने ऐसा पागलपन भरा व्यवहार क्यों किया। क्या मिस्टर वॉटर्स उनकी बात पर यकीन करेंगे? वॉटर्स एक समझदार और चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा। उनका मानना था अगर वह जादू टोना है तो धिक्कार है, ऐसे सज्जन के लिए घोड़े की नाल यानी शुभ संकेत भी काम नहीं आती। वारजा सराय में तो आ गए, लेकिन उन्होंने ऊपर कमरे में जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वे गलियारे में खड़े होकर चर्चा करना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तभी सामने से हक्स्टर का सहायक दुकान के शटर खोलने निकला। उसे भी चर्चा में शामिल कर लिया गया। कुछ ही देर में मिस्टर हक्स्टर खुद भी वहाँ पहुँच गए। ग्रामीण समाज की वह पुरानी आदत यहाँ भी साफ दिखी। बातें बहुत हुई लेकिन ठोस कार्रवाई कुछ नहीं। वार्जर्स ने जोर देकर कहा, पहले तथ्यों को जान लेते।
ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि दरवाज़ा तोड़ना कानूनन सही होगा या नहीं। एक खुला दरवाज़ा तो कभी भी बंद किया जा सकता है, पर एक बार दरवाज़ा तोड़ दिया गया तो उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और तभी सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, जब ऊपर के कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जब उन्होंने विस्मय से ऊपर देखा तो उन्हें पट्टियों में लिपटे उस अजनबी की धुंधली आकृति सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई दी। उसका नीला चश्मा पहले से ही कहीं अधिक गहरा और उसकी निगाहें काली और डरावनी लग रही थीं। वह करते हुए और बहुत धीमी गति से नीचे उतरा और अपनी स्थिर निगाहों से सबको घूरता हुआ गलियारे के बीच में आकर वह अचानक रुक गया। वो देखो, उसने कहा। सबकी निगाहें उसके दस्ताने पहने उंगली के इशारे की ओर गई, जहाँ तहखाने के दरवाजे के पास सरसा परेला की एक बोतल पड़ी थी। इसके बाद वह अपनी बैठक में दाखिल हुआ और अचानक बेहद बेरहमी से सबके चेहरे पर दरवाज़ा पटक दिया। दरवाजे के उस जोरदार गूंज के शांत होने तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा। सब एक दूसरे को ताकते रहे। वाह, इसने तो हर बात को मात दे दी, वाटजर्स ने बुदबुदाते हुए कहा। फिर वाटजर्स ने हिम्मत जुटाकर मिस्टर हॉल से कहा, मैं अंदर जाकर इससे बात करूंगा। मैं इस व्यवहार का स्पष्टीकरण मांगूंगा। बेचारे मकान मालिक को उस मानसिक स्थिति तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा। आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, उसे खोला और बस इतना ही कह पाए, माफ़ कीजिए। अजनबी ने एक भयानक और कर्कश स्वर में कहा, भाड़ में जाओ और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर देना। इस संक्षिप्त और कड़वे साक्षात्कार के साथ ही बातचीत का रास्ता बंद हो गया। अध्याय 7। अजनबी सुबह करीब 5:30 बजे कोच एंड हॉर्सेस सराय के छोटे से बैठक कक्ष में गया और दोपहर तक वहीं रहा। उसने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए थे और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। हॉल के साथ उसकी बदतमीजी के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए। उस पूरे समय वो भूखा ही रहा होगा। उसने 3 बार घंटी बजाई और तीसरी बार तो वह गुस्से में लगातार घंटी बजाता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मिसेस हॉल ने चिढ़कर कहा, वो अपना भाड़ में जाओ वाला रवैया अपने पास ही रखे। तभी पादरी के घर में हुई चोरी की खबर गांव में पहुंच गई और सबको उस पर शक होने लगा। मिस्टर हॉल वार्जर्स की मदद लेकर मजिस्ट्रेट मिस्टर शुक्लफोर्ड से सलाह लेने चले गए। इस बीच अजनबी के कमरे के अंदर क्या इस बीच अजनबी कमरे के अंदर क्या कर रहा था ये किसी को ठीक ठीक पता नहीं था। बस बीच बीच में उसके गुस्से में इधर उधर भागने, गालियां देने, कागज़ फाड़ने और बोतलें तोड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। बाहर डरे हुए लेकिन उत्सुक लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मिसेस हक्स्टर भी वहाँ आ गई। चूँकि उस दिन विट मंडे का त्यौहार था, इसलिए गांव के युवक नई जैकेट और टाई पहनकर सराय के पास जमा हो गए और तरह तरह के सवाल करने लगे। नन्हे आर्ची हारकर ने तो हिम्मत दिखाई और आंगन में जाकर खिड़की के पर्दों के नीचे से झांकने की कोशिश की। हालांकि उसे कुछ दिखा नहीं, फिर भी वह बाहर आकर सबको ऐसे बताने लगा जैसे उसने कुछ देख लिया हो। जल्दी ही गांव के दूसरे लड़के भी उसके साथ शामिल हो गए और खिड़की के पास भीड़ लगा दी। उस दिन विट मंडे का त्यौहार बहुत शानदार था। गांव की सड़क पर करीब दर्जन भर स्टॉल लगे थे और एक निशानेबाजी का खेल यानी शूटिंग गैलरी भी चल रहा था। लोहार की दुकान के पास घास पर पीले और चॉकलेटी रंग की 3 गाड़ियां खड़ी थीं। वहाँ कुछ सजे धजे अनजान लोग, पुरुष और महिलाएं, नारियल फेंकने का खेल खेल रहे थे। पुरुषों ने नीली जर्सी पहनी थी और महिलाओं ने सफ़ेद एप्रन के साथ पंखों वाली सुंदर टोपियां लगा रखी थी। गांव के मोची मिस्टर जैगर्स और वॉजर मिलकर सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक रंग बिरंगे झंडों की लड़ियां बांध रहे थे। वहीं सराय के अंदर बैठक में अंधेरा छाया हुआ था। सूरज की रोशनी की बस एक पतली सी किरण ही अंदर आ पा रही थी। वह अजनबी, जो शायद भूखा और डरा हुआ था, अपने भारी और गर्म कपड़ों में खुद को छिपाए बैठा था। वो अपने काले चश्मे से या तो कागज़ों को घूर रहा था या अपनी गंदी बोतलों को आपस में टकरा रहा था। कभी कभी वह उन लड़कों को गालियाँ भी देता जो खिड़की से बाहर जा जो खिड़की के बाहर से झांकने की कोशिश कर रहे थे। चिमनी के पास कोने में आधी दर्जन टूटी हुई बोतलों के टुकड़े पड़े बिखरे थे और पूरे कमरे में क्लोरीन की तीखी गंध फैली हुई थी। उस समय कमरे के बाहर जो आवाज़ें सुनी गईं और बाद में कमरे के अंदर जो नज़ारा देखा गया, उससे बस इतना ही पता चलता है। दोपहर के करीब अजनबी ने अचानक अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर बार में बैठे लोगों को घूरने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मिसेस हॉल। किसी ने धीरे से जाकर मिसेस हॉल को बुलाया। थोड़ी देर बाद मिसेस हॉल आई। वो गुस्से में थी और तेज़ चलने के कारण उनकी सांस फूल रही थी। मिस्टर हॉल अभी भी मजिस्ट्रेट के पास गए हुए थे। मिसेस हॉल ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। वे एक छोटी ट्रे में अजनबी का बिल रख कर लाई थी। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, क्या आपको अपना बिल चाहिए मिस्टर? अजनबी ने गुस्से में कहा, मेरा नाश्ता अब तक क्यों नहीं लगाया गया? तुमने मेरा खाना क्यों नहीं बनाया और मेरी घंटी का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना खाए रह सकता हूँ? मिसेस हॉल ने पलट कर जवाब दिया, और मेरा पिछला बिल अभी तक क्यों नहीं चुकाया गया? मैं भी यही जानना चाहती हूँ। अजनबी ने कहा, मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही बताया था कि मैं अपनी रकम के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मिसेस हॉल ने कड़े शब्दों में कहा, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही बता दिया था कि मैं पैसों का इंतज़ार नहीं करूँगी। अगर तुम्हारा नाश्ता थोड़ा देर से मिले तो तुम्हें शिकायत है, लेकिन मेरा बिल जो 5 दिनों से रुका हुआ है, उसका क्या? अजनबी ने धीरे से लेकिन साफ शब्दों में एक गाली दी। यह सुनकर बार में बैठे लोगों के बीच से सुनो सुनो की आवाज़ आई। मिसेस हॉल ने कहा, महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी ये गालियाँ अपने तक ही रखें।
उस वक्त अजनबी अपने भारी कोट और पट्टियों में किसी गोताखोर के हेलमेट जैसा लग रहा था। बार में बैठे सभी लोगों को लगा कि मिसेस हॉल अजनबी पर भारी पड़ रही हैं। अजनबी की अगली बात से भी यही लगा। उसने कहना शुरू किया, मेरी अच्छी महिला, मेरी बात सुनिए। मिसेस हॉल ने उसे बीच में ही काट दिया। मुझे अच्छी महिला मत कहो, बस ये बताओ पैसे कहाँ हैं। अजनबी बोला, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी रकम अभी तक नहीं आई है। मिसेस हॉल ने तंज कसते हुए कहा, हाँ हाँ, रकम वापस आने वाली है। अजनबी ने बात बदलते हुए कहा, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि अब मेरी जेब में कुछ पैसे हैं। मिसेस हॉल बोले, 3 दिन पहले तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास एक सोने के सिक्के के अलावा फूटी कौड़ी भी नहीं है। अजनबी ने झट से कहा, खैर मुझे कुछ और सिक्के मिल गए हैं। ये सुनते ही बाहर से किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ओहो क्या बात है। मिसेस हॉल ने शक भरी नज़रों से पूछा, हैरानी की बात है कि ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए। यह सुनकर अजनबी को बहुत गुस्सा आया। उसने ज़ोर से पैर पटका और चिल्लाया, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मिसेस हॉल ने कड़े तेवर में कहा, मुझे हैरानी कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, और इससे पहले कि मैं बिल का भुगतान लूँ, नाश्ता बनाऊँ या कोई और काम करूँ, आपको मुझे एक दो बातें साफ साफ बतानी होंगी। गाँव के हर को गाँव में हर कोई ये जानने के लिए बेचैन है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप ऊपर कमरे में मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका कमरा खाली कैसे था और आप अंदर कैसे आए। इस घर का नियम है कि जो भी आता है दरवाजे से आता है, लेकिन आप दरवाजे से नहीं आए। मैं जानना चाहती हूँ कि अचानक उस नजमी ने अपने दस्ताने पहने हुए हाथों की मुट्ठियां बांधी, जोर से पैर पटका और इतनी भयानक आवाज़ में चिल्लाया, चुप रहो, कि मिसेस हॉल तुरंत खामोश हो गई। उसने गरजते हुए कहा, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, भगवान की कसम मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये कहकर उसने अपनी हथेली अपने चेहरे पर रखी और फिर उसे झटके से हटा लिया। उसके चेहरे का बीच का हिस्सा गायब हो चुका था। वहाँ बस एक काला गड्ढा नजर आ रहा था। ये लो, उसने कहा और आगे बढ़कर मिसेस हॉल के हाथ में कुछ थमा दिया। मिसेस हॉल उसके बदले हुए डरावने चेहरे को देखते हुए उसे चुपचाप थामे रही। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी कि उनके हाथ में क्या, वो ज़ोर से चीख पड़ी और उसे ज़मीन पर गिराकर पीछे हट गई। वो नाक थी, उस अजनबी की नकली नाक। गुलाबी और चमकदार नाक अब ज़मीन पर पड़ी हुई थी। फिर उसने अपना चश्मा उतारा और बार में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उसने अपनी टोपी उतारी और एक झटके में अपनी मूछें और पट्टियां नोच डाली। कुछ पल के लिए पट्टियां वहीं अटकी रहीं और पूरे बार में डर की एक लहर दौड़ गई। किसी के मुंह से निकला, हे भगवान, और फिर वह पट्टियां ज़मीन पर गिर गईं। यह नज़ारा किसी भी भयानक चीज़ से कहीं ज़्यादा बुरा था। मिसेस हॉल का मुंह खुला का खुला रह गया। वे डर के मारे चीख पड़ी और घर के दरवाजे की ओर भागने लगी। सराय में मौजूद हर कोई भागने लगा। वे लोग किसी घाव, किसी कटी फटी शक्ल या किसी डरावनी सूरत को देखने के लिए तो तैयार थे, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। नकली बाल और पट्टियां हवा में उड़कर बाहर की ओर जा गिरी, जिन्हें देखकर एक लंगड़ा लड़का घबरा कर पीछे उछल पड़ा। लोग एक दूसरे से टकराते और गिरते पड़ते सीढ़ियों से नीचे भागने लगे। वहाँ खड़ा वह अजनबी कुछ अजीब सी बातें चिल्ला रहा था। कोट के कॉलर तक तो उसका शरीर एक ठोस आकृति जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं। उसका सिर पूरी तरह अदृश्य था। बाहर गांव के लोगों ने सराय के भीतर से आती चीख पुकार सुनी। उन्होंने देखा कि कोच एंड हॉर्सेस के भीतर भगदड़ मची हुई थी। मिसेस हॉल गिर पड़ी थीं और टैटी हेनफ्रे उनसे टकराने से बचने के लिए बगल में कूदे। तभी अचानक रसोई से नौकरानी मिली की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वह शोर सुनकर जैसे ही बाहर निकली, उसका सामना उस बिना सिर वाले अजनबी से हो गया। उसकी चीखें और भी तेज़ हो गईं। जैसे ही अंदर से चीखें सुनाई दी, गली में मौजूद हर कोई सराय की ओर दौड़ पड़ा। मिठाई वाला, नारियल के खेल का मालिक और उसका सहायक, झूला झुलाने वाला, छोटे बच्चे, सज धज कर आए ग्रामीण, एप्रन पहने जिप्सी और बुजुर्ग लोग। देखते देखते करीब 40 लोग की भीड़ कोच एंड हॉर्सेस के सामने जमा हो गई। भीड़ लगातार बढ़ रही थी और हर कोई चिल्लाकर पूछताछ कर रहा था। सब एक साथ बोल रहे थे, जिससे वहाँ भारी शोर मच गया। कुछ लोगों ने बेहोश मिसेस हॉल को संभाला। वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे को वो खौफनाक मंजर सुना रहे थे जिस पर यकीन करना मुश्किल था। कोई चिल्लाया, अरे बाप रे, भूत। दूसरा पूछ रहा था, पर वो कर क्या रहा था। किसी ने कहा, क्या उसने लड़की को चोट पहुंचाई। तो किसी को लगा शायद वो चाकू लेकर उसके पीछे भागा था। एक चश्मदीद ने जोर देकर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ, उसका सिर ही नहीं था, वो बिना सिर वाला आदमी था। भीड़ में तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई इसे जादू का खेल बता रहा था तो कोई कह रहा था कि उसने अपनी पट्टियां खुद उतार दी। सराय के खुले दरवाजे से अंदर झांकने के लिए लोगों की भीड़ एक दूसरे पर गिर रही थी। जो थोड़े हिम्मत वाले थे वे दरवाजे के सबसे करीब खड़े थे। उनमें से एक आदमी बोला। वो एक पल के लिए रुका। तभी लड़की की चीख सुनाई दी और वह मुड़ा। मैंने उसकी कोट की सरसराहट सुनी थी। जब वह लड़की के पीछे गया, 10 सेकंड भी नहीं हुए होंगे, वह हाथ में चाकू और रोटी लेकर वापस आया और ऐसे खड़ा हो गया मानो हमें घूर रहा हो। बस अभी एक पल पहले ही मैं उस दरवाजे के अंदर गया, तुम बस थोड़ी देर से आए, वरना खुद देख लेते। तभी भीड़ के पीछे कुछ हलचल हुई और लोग रास्ता देने के लिए पीछे हट गए। एक छोटा सा समूह बड़ी दृढ़ता के साथ सराय सराय की ओर बढ़ रहा था। सबसे आगे मिस्टर हॉल थे, जिनका चेहरा गुस्से से लाल था।
उनके पीछे गांव के कांस्टेबल मिस्टर बॉबी जेफर्स और फिर सतर्क रहने वाले मिस्टर वॉर्जर्स थे। इस बार वे पूरी तैयारी और कानूनी वारंट के साथ आए थे। भीड़ में मौजूद लोग एक साथ कांस्टेबल को अलग अलग बातें चिल्लाकर बता रहे थे। जेफर्स ने सबको शांत करते हुए कहा, चाहे उसका सिर हो या ना हो, मुझे उसे गिरफ्तार करना और मैं अपना काम करके रहूँगा। मिस्टर और सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और सीधे बैठक कक्ष के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोल दिया। उन्होंने कड़क कर कहा, कांस्टेबल, अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। जेफर्स कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे हॉल और सबसे अंत में डरे हुए वॉर्जर्स अंदर गए। कमरे की धुंधली रोशनी में उन्होंने अपने सामने एक बिना सिर वाली आकृति देखी। उस आकृति के एक दस्ताने वाले हाथ में रोटी का टुकड़ा था और दूसरे में पनीर। यही है वो आदमी, हॉल ने चिल्लाकर कहा। ये सब क्या बकवास है? उस आकृति के कॉलर के ऊपर से एक गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। कांस्टेबल जेफर्स ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, सर, आप जो भी हैं बड़े ही अजीब इंसान हैं, लेकिन वारंट में साफ लिखा है कि मुझे आपको पकड़ना है और फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ होता है। मुझसे दूर रहो। वो बिना सिर वाली आकृति के पीछे हटती हुई बोली। अचानक अजनबी ने अपने हाथ की रोटी और पनीर नीचे फेंक दिया। मिस्टर हॉल ने फुर्ती दिखाते हुए मेज़ पर पड़े चाकू को लपक लिया ताकि वह अजनबी के हाथ न लग जाए। तभी अजनबी ने अपना बायां दस्ताना खींच कर निकाला और जेफर्स के चेहरे पर दे मारा। अगले ही पल जेफर्स ने वारंट की बात बीच में ही छोड़कर अजनबी की कलाई पकड़ ली और उसका अदृश्य गला दबोच लिया। अजनबी ने जेफर्स की टांग पर एक जोरदार लात मारी जिससे जेफर दर्द से चिल्ला उठे, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। मिस्टर हॉल ने चाकू को मेज़ पर सरकाते हुए वॉर्जर्स की तरफ फेंक दिया जो किसी गोलकीपर की तरह दरवाजे पर रक्षा कर रहे थे। फिर हॉल मदद के लिए आगे बढ़े क्योंकि जेफर्स और अजनबी गुत्थम गुत्ता होकर लड़खड़ाते हुए उनकी ओर आ रहे थे। बीच में कुर्सी आ गई और जब वे दोनों एक साथ गिरे तो वह कुर्सी जोर की आवाज़ के साथ एक तरफ हट गई। जेफर्स ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, इसके पैर पकड़ो। मिस्टर हॉल ने पैर पकड़ने की कोशिश की लेकिन उनकी पसलियों में एक ऐसी जोरदार लात पड़ी कि वे कुछ पल के लिए सुध-बुध खो बैठे। उधर वॉर्जर्स ने देखा कि बिना सिर वाला अजनबी अब जेफर्स के ऊपर चढ़ बैठा है। ये देखकर वे डर के मारे चाकू लिए दरवाजे की ओर पीछे हटे और सीधा मिस्टर हक्स्टर और एक गाड़ीवान से जा टकराए जो पुलिस की मदद के लिए अंदर आ रहे थे। उसी समय अलमारी से 3-4 बोतलें नीचे गिरकर टूट गई और पूरे कमरे में रसायनों की तीखी गंध फैल गई। तभी अजनबी चिल्लाया, ठीक है, मैं हार मानता हूँ। हालांकि उसने जेफर्स को अभी भी नीचे दबा रखा था। अगले ही पल वह हांफते हुए खड़ा हो गया। अब वह नज़ारा और भी अजीब था। वो एक ऐसी आकृति थी जिसका न सिर था और ना ही हाथ, क्योंकि उसने अपने दोनों दस्ताने उतार फेंके थे। उसने तेज़ सांस लेते हुए कहा, अब लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। खाली हवा से उस आवाज़ को आते हुए सुनना दुनिया का सबसे अनोखा अनुभव था। लेकिन ससेक्स के किसान बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। जेफर्स भी उठा और अपनी हथकड़ी बाहर निकाली और फिर वह उसे गौर से देखते हुए ठिठक गया। उसने हैरान होकर कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे नहीं लगता कि इन हथकड़ियों का यहाँ कोई इस्तेमाल हो पाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बिना हाथों वाली आकृति को हथकड़ी कैसे पहनाए। अजनबी ने अपनी आस्तीन पर हाथ फेरा और मानो जादू से उसकी खाली जैकेट के बटन अपने आप खुल गए। फिर उसने अपनी टांग के बारे में कुछ बुदबुदाया और नीचे झुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने जूते और मोजे उतार रहा हो। तभी हेक्स्टा अचानक चिल्लाया, अरे देखो, ये कोई आदमी नहीं है, तो बस खाली कपड़े हैं। इसके कॉलर और कपड़ों के अंदर तो सब खाली दिख रहा है। मैं तो अपना हाथ भी इसके अंदर डाल सकता हूँ। जैसे ही हक्स्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो हवा में किसी चीज़ से टकराया। उसने दर्द के मारे एक चीख के साथ अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी हवा में से उस अजनबी की गुस्से भरी आवाज़ आई, अच्छा होगा कि तुम अपनी उंगलियां मेरी आंखों से दूर रखो। सच तो यह है कि मैं यही हूँ, सिर, हाथ, पैर और बाकी सब कुछ के साथ। बस फ़र्क इतना है कि मैं अदृश्य हूँ। यह मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पिंक का हर बेवकूफ़ गंवार मुझे नोच नोच कर परेशान करे, समझे? अब वह कपड़ों का जोड़ा जो पूरी तरह खुल चुका था और अदृश्य शरीर पर ढीला ढीला लटक रहा था, कमर पर हाथ रखकर सीधा खड़ा हो गया। अब तक कई और लोग भी कमरे में आ चुके थे, जिससे वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई थी। हक्स्टर ने अजनबी की बात पर ध्यान न देते हुए, अदृश्य, भला ऐसा किसने सुना होगा? अजनबी बोला, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अदृश्य होना कोई अपराध नहीं है। फिर ये पुलिस वाला मुझे इस तरह परेशान क्यों कर रहा है? कांस्टेबल जेफर्स ने जवाब दिया, देखो भाई, इस रोशनी में तुम्हें देख पाना तो मुश्किल है, लेकिन मेरे पास गिरफ्तारी का वारंट है। मैं यहाँ किसी अदृश्यता को पकड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि चोरी के मामले में आया हूँ। एक घर में सेंध लगी और पैसे चोरी हुए। अच्छा? अजनबी ने हैरानी जताते हुए कहा। जेफर्स ने आगे कहा, और सारे सबूत और हालात तुम्हारी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ये सब बकवास है, उस अदृश्य आदमी ने चिल्ला कर कहा। मुझे भी यही उम्मीद है महोदय, लेकिन मुझे तो आदेशों का पालन करना है, जेफर्स ने मजबूती से कहा। अजनबी ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मैं हथकड़ी नहीं पहनूंगा। जेफर्स बोला, हथकड़ी लगाना तो नियम है। मैंने कहा ना हथकड़ी नहीं। अजनबी ने अपनी शर्त दोहराई। जेफर्स ने कहा, मुझे माफ़ करें पर ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक वह आदमी नीचे बैठा और इससे पहले कि कोई समझ पाता, उसने अपनी चप्पलें, मोजे और पतलून उतार कर मेज़ के नीचे फेंक दी। फिर वह तेज़ी से उठा और अपना कोट भी उतार फेंका। इसे रोको, जेफर चिल्लाया।
क्योंकि वह अब असलियत समझ चुका था। उसने जैकेट को कसकर पकड़ा, लेकिन वह जैकेट झटपटाने लगी और उसके अंदर से कमीज़ फिसलकर बाहर निकल गई। जैकेट जेफर्स के हाथ में खाली रह गई। इसे पकड़ो! जेफर जोर से चिल्लाया। सब लोग चीखे, उसे पकड़ो! और उस लहराती हुई सफ़ेद कमीज़ की ओर लपके, जो अब अजनबी का इकलौता हिस्सा था जो दिखाई दे रहा था। कमीज़ की आस्तीन से मिस्टर हॉल के चेहरे पर एक ज़ोरदार मुक्का पड़ा, जिससे वे पीछे की ओर गिर गए। अगले ही पल वह कमीज़ हवा में ऐसे फड़फड़ाने लगी जैसे कोई उसे अपने सिर से उतारने की कोशिश कर रहा हो। जेफर्स ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन अनजाने में उसने अजनबी को कमीज़ उतारने में मदद ही कर दी। तभी हवा में से जेफर्स के मुंह पर एक ज़ोरदार चोट लगी। उसने अपना डंडा घुमाया, लेकिन वह अजनबी को लगने के बजाय बेचारे टेडी हेनफ्रे के सर पर जा लगा। सावधान! सब लोग चिल्ला रहे थे और हवा में अंधाधुंध हाथ पैर मार रहे थे। उसे पकड़ो! दरवाज़ा बंद करो! उसे जाने मत देना! वो रहा! पूरे कमरे में चीख पुकार मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य अजनबी सबको एक साथ पीट रहा हो। सैंडी वॉर्जर्स की नाक पर चोट लगी थी। वे दर्द के मारे तेजी से दरवाजे की ओर भागे और उसे खोल दिया। बाकी लोग भी डर के मारे बाहर भागने की कोशिश में दरवाजे पर फंस गए। मार पिटाई जारी थी। किसी का दांत टूट गया तो किसी के कान पर चोट लगी। जेफर्स के जबड़े पर एक मुक्का पड़ा, लेकिन मुड़ते हुए उसने हवा में कुछ पकड़ लिया। उसे एक मजबूत इंसान की छाती महसूस हुई। अब लोगों का पूरा समूह लड़ते बढ़ते हुए सराय के हॉल में आ गया। मैंने उसे पकड़ लिया है, जेफर्स चिल्लाया। उसका चेहरा नीला पड़ गया था और गले की नसें फूल रही थी, क्योंकि वह दिखाई न देने वाला दुश्मन के साथ पूरी ताकत से जूझ रहा था। उस भयानक लड़ाई के दौरान जब सब लोग घर के दरवाजे की ओर बढ़े तो वे एक दूसरे पर गिरते पड़ते सराय की 6 सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते चले गए। कांस्टेबल जेफर्स एक दबी हुई आवाज़ में चिल्लाया। वह अभी भी पूरी ताकत से दुश्मन के घुटने को पकड़े हुए था। तभी वह जोर से घूमा और सिर के बल सड़क के कंकड़ों पर जा गिरा। गिरते ही उसकी उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ गई। हर तरफ उसे पकड़ो वह अदृश्य जैसी चीखें सुनाई दे रही थी। एक अनजान युवक जो वहीं खड़ा था तुरंत मदद के लिए दौड़ा। उसने हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश की, पर वह चीज़ उसके हाथ से फिसल गई और वह सीधा ज़मीन पर पड़े कांस्टेबल के ऊपर जा गिरा। सड़क के बीच में खड़ी एक महिला ज़ोर से चीखी, क्योंकि किसी अदृश्य चीज़ ने उसे ज़ोरदार धक्का दिया था। एक कुत्ता, जिसे शायद किसी ने लात मारी थी, बुरी तरह भौंकता हुआ अक्सर के आंगन की ओर भागा। इसी के साथ अजनबी का पूरी तरह अदृश्य होने का काम पूरा हो गया। कुछ देर तक तो लोग हक्के बक्के होकर हवा में इधर उधर हाथ हिलाते रहे, लेकिन फिर अचानक दहशत फैल गई। लोग पूरे गांव में इस तरह भागने लगे जैसे तेज हवा का झोंका सूखे पत्तों को बिखेर देता है। लेकिन बेचारा कांस्टेबल जाफर्स अब भी सराय की सीढ़ियों के नीचे बेसुध पड़ा था। उसका चेहरा आसमान की ओर था, घुटने मुड़े हुए थे। वो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। तो चलिए दोस्तों, द इनविजिबल मैन के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।